जब भी एक आदमी इस एंजल के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है वो इसका सर ही उड़ा देती है, क्योंकि ये क्रीचर जो एंजल जैसी दिख रही थी ये बहुत ज्यादा इविल है। ये अचानक से अर्थ पर अपीयर होती है और सारे के सारे लोगों को अनफेयर गेम वर्ल्ड में ले जाती है, जहां पर उन्हें बार बार आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ना होगा। और उसे ये सब कुछ देख कर कि ये घटिया नीचे ह्यूमंस स्ट्रगल कर रहे हैं, ये देखकर उसे बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन वहां पर एक इंसान स्टैंड आउट करता है जिसका नाम होता है रायन, जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर को अकेले ही मार देता है और वो फर्स्ट प्लेस सिक्योर कर लेता है। लेकिन उसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि एंजल भी शॉक में रह जाती है। वो कहता है कि मैंने फर्स्ट प्लेस पर फिनिश किया है, मुझे कुछ बेटर रिवॉर्ड चाहिए, जो तुम दे रही हो वो मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर वो और ज्यादा इरिटेट और गुस्सा हो जाती है। अब वो डायरेक्टली इसे नहीं मार सकती क्योंकि उसने पहले ही अपनी पावर का यूज कर लिया था एक इंसान को मारने के लिए, और वो दोबारा से ऐसा नहीं कर सकती, वरना वो रूल्स को तोड़ देगी और जो उसके सुपीरियर्स हैं वो उससे खुश नहीं होंगे। इसीलिए वो एक और प्लान बनाती है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी लेकिन तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना पड़ेगा। वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो एंजल आगे सोच रही थी कि मुझे ये ग्रीडी ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सबसे घटिया होते हैं ये। लेकिन वो उसे मार भी नहीं सकती क्योंकि उसके हायर अप्स उसे पनिशमेंट देंगे अगर वो रूल्स को तोड़ेगी तो। इसीलिए उसे जंगल में लेकर जा रही थी कि बाद में वो कह देगी कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे मारना पड़ा। जब वो सही जगह पर पहुंच जाते हैं वो पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां पर उसे एक मुक्का आता हुआ दिखता और ये और कोई नहीं बल्कि रायन था। उसे मुक्का मारता और जमीन पर गिरा देता है। ये मुक्का इतना जोरदार था कि उसका अपना खून बाहर आ जाता है जो कि गोल्डन कलर का था, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक घटिया छोटे से इंसान ने मुझ पर हमला किया है। वो उठती है और तभी वो वहां से गायब हो चुका था और अचानक से उसके पीछे आ जाता है, उसके विंग्स और उसके थ्रोट को पकड़ लेता और फिर वो धीरे धीरे एक एक करके उसके पंख को काटने लग जाता है। अब वो उड़कर कहीं नहीं भाग सकती और अब वो अपने असली इंटेंशंस बताता है। वो अपनी इन्वेंट्री से एक ब्लेड निकालता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है, और जैसे ही वो नीचे गिरती है उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है जिसमें उसके लिए एक स्पेशल मैसेज था। वो पहला प्लेयर है जिसने आज तक किसी एंजल को मारा था, फर्स्ट एवर एंजल स्लेयर। और जब वो डिवाइन क्रीचर से लड़ेगा और उसके बाद उसे जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो डबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ उसे एंजल्स ब्लड भी मिल जाता है जिससे वो ग्रिम रीपर क्लास को एक्सेस कर सकता है। इसके साथ साथ उसे एक स्टोन भी मिलता है जिसे रून ऑफ स्लॉटर कहते हैं, जिससे वो इस राउंड में जितने भी एनिमीज को मारेगा हर एक एनिमी के साथ उसके स्टैट्स 1% बढ़ते जाएंगे जब तक कि वो 100% पर नहीं पहुंच जाते। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिरकार रायन इतना ज्यादा बोल्ड कैसे हो सकता है कि वो अचानक से इस अनकैनी सिचुएशन में आया और यहाँ पर उसने एक एंजल को ही मार दिया जो कि इतनी ज्यादा रूथलेस थी। क्योंकि ये उसका पहली बार नहीं है, वो 99th टाइम तक रिग्रेस कर चुका था और वो फाइनल लेवल पर पहुंचा था। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि लास्ट लेवल को एक्सेस करने के लिए उसे 5 लोगों की जरूरत है, पूरी टीम की। अब क्योंकि वो वहां पर अकेला था इसीलिए उसने सिस्टम ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और अब वो वापस आता है सेम टाइम पर जहां से वो शुरू करता है। और ये उसका 100th रिग्रेशन था और ये उसका आखिरी चांस है ह्यूमैनिटी को और अपने आप को बचाने के लिए। वो सब लोग वहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वहां पर एक बहुत ही अनफेमिलियर आवाज आती है, लेकिन रायन के लिए वो जानी पहचानी आवाज थी और वो बहुत ही अम्यूजिंग टोन में सारे के सारे ह्यूमंस को मॉक कर रही थी कि तुम सब कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और तुम लोग इतने ज्यादा खुश हो। अब सब लोग वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं और वो वहां पर जाकर देखते हैं वहां ऊपर आसमान से एक बहुत ही सुंदर औरत एंजेलिक ग्लो के साथ नीचे आ रही थी। वो हंसते हुए सबको मॉक करती और कहती है तुम सब बंदर जैसे हो जो कि केज में बस बंद होकर रह गए हैं, और ह्यूमंस बस उसे देखते रह जाते हैं। वो बस अमेज्ड होते हैं उसकी ब्यूटी और उसके चार्म और उसके ग्लो के लिए। कुछ लोग सोचते हैं ये बस एक हाई टेक होलोग्राम है और कुछ नहीं, और बाकी सारे लोग उसकी खूबसूरती में पागल हो चुके थे। अब रायन भी उसकी तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ भी अम्यूजिंग नहीं लगता है क्योंकि पिछले 99 साल तक वो यही करता आया है। वो जाता है वहां पर कंप्लीट नहीं कर पाता और फिर दोबारा से यहीं पर आ जाता है, और उसे ये इंप्रेसिव से ज्यादा इंसल्टिंग लग रहा था। और वो एंजल अभी भी सारे ह्यूमंस को मॉक करती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, इतनी आसानी से मेरी खूबसूरती के प्यार में पड़ गए थे। तभी वहां पर एक इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वो कहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्या तुम कोई सर्कस से आई
हुई जोकर हो या फिर एक फ्लाइंग टिश्यू पेपर हो। जैसी वो ये कहता है, रायन को पता था कि इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसकी आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और वो अपने हाथ से उसके सर को कुचल देती है और उसका खून हर जगह जाकर लगता है और बाकी सारे इंसान हैरान हो जाते हैं। जो अभी तक यहाँ पर एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट था, वो अचानक से एक भयानक सपने में बदल जाता है। और अभी तक जो एक ग्रेसफुल लेडी लग रही थी, अब वो मर्सीलेस मॉन्स्टर लग रही थी। और वो कहती कि तुम यही डिजर्व करते हो, तुम जैसे तुच्छ लोग यही डिजर्व करते हैं, तुम हमें कुछ नहीं कह सकते, हम तुमसे सुपीरियर हैं, हम तुमसे सुपीरियर रेस हैं। अब इसके बाद लोग तो वहां पर डर जाते, लेकिन वो सबको कहती अगर किसी ने भी सवाल करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत भी ऐसा ही होगा। अब वो दोबारा से बताने लग जाती कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या होगा। और रायन को ये स्पीच बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। ये उसे बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी जैसे स्कूल में हर रोज एक ही अनाउंसमेंट होती है, और वो इरिटेट हो रहा था क्योंकि वो तो ये 99 टाइम्स सुन चुका है। और वो कहते हैं कि हम 20 राउंड्स खेलेंगे जो कि हर महीने में एक होगा, और उनकी आत्मा को किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। वहां पर जाकर बस तुम्हें एक क्वेस्ट पूरी करनी होगी जो कि तुम्हें दी जाएगी, और उसके बाद तुम दोबारा से यहीं पर वापस आ जाओगे और यही तुम्हारा इनाम होगा। लेकिन वहां पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते क्योंकि एक बहुत ही वेग और इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन थी, और वो सोचने लग जाते हैं क्या क्वेस्ट को पूरा करने से क्या सच में हमारा सर्वाइवल गारंटीड होगा। अब जब वो आपस में बात करने लग जाते हैं कि सर्वाइव कैसे करना है, क्या सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और तभी वो एंजेलिक लेडी कहती है कि शांत हो जाओ गंदी नाली के कीड़े, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम सर्वाइव कर पाओगे। क्वेस्ट पूरे करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सर्वाइवल गारंटीड होगा। अब वो वहां पर कुछ और इन्फॉर्मेशन बताती है और वो कहती है कि तुम में से सिर्फ 50% ही लोग वापस आएंगे, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी रैंक्स और तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या था। अब जैसे ही वहां पर पैनिक होना शुरू होता है, वो कहती है कि इंसान जिनकी एज 15 से लेकर 30 साल है, सिर्फ उन्हें ही लेकर जाया जाएगा। और वहां पर एक बूढ़ा बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि मैं बच गया। लेकिन तभी ये बात सुनकर एक और लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका दोस्त उसे कहता है कि शांत हो जा, पहले अपनी सिचुएशन पर ध्यान दे, बाकियों पर गुस्सा बाद में निकालियो। और ये पूरा ग्रुप वही है जो कि रायन को पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान और बुली करते थे। और उसका दोस्त उसे कहता है कि क्या तुझे भी अपना सर खुलवाना है, सिचुएशन पर ध्यान दे। और वो बताती है कि इस गेम में 18 मिलियन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके बाद उन्हें टेलीपोर्ट करना शुरू कर देती है। वो एक ऐसे स्पेस में जाते हैं जहां पर वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। वहां पर हर तरफ सफेद ही सफेद बैकग्राउंड था, और वहां पर उन्हें कहा जाता है कि तुम अपना मनपसंद कैरेक्टर चूज कर सकते हो, तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारी मसल्स कितनी है, क्योंकि इसके बाद उनका सोल ट्रांसफर शुरू होगा। और उन्हें कहा जाता है कि बहुत ही सोच समझ कर चूज करना, क्योंकि तुम इसे चेंज नहीं कर पाओगे और इसी के ऊपर डिपेंड होगा कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो। और रायन वही चूज करता है जो वो पिछली 99 टाइम्स से चूज करता हुआ आ रहा था, और उसे नाम देता है ब्लैक सायथ। और ये बॉडी उसे ज्यादा नॉर्मल लग रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहा है। उसके बाद वहां पर और लोग टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने ज्यादातर मेहनत इस चीज में लगाई थी वो कितने अच्छे और कितने लंबे और कितने सुंदर दिख रहे हैं। वहां पर कोई भी परेशान नहीं दिख रहा था, बल्कि एक लड़का बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था, शो ऑफ कर रहा था, और ये क्लियर था कि उन्होंने अपने आप को सुंदर बनाने में सारे पॉइंट्स लगाए हैं। और रायन कहता है कि अगर इनके पास एक ब्रेन सेल भी होता तो इन्हें पता होता कि ये करने से उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो ज्यादा बड़ा टारगेट बन जाएंगे, और एक बार अगर वो मर गए तो वो मर गए, वो कभी वापस नहीं आएंगे, कोई सेकंड चांस नहीं होगा। और उसके बाद वो देखने लग जाता है कि जो लड़का उसे बुली करता था वो कहां पर है, और उसके बाद हमें वो दिखाया जाता है वो बहुत लंबा और मस्कुलर था, एक्स्ट्रा मस्कुलर था। और रायन सोचता है कि हमेशा की तरह ये फ्लैशी चीजें करेगा और इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब सब लोग अपने अपने नए एवेटार के साथ वहां पर एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वहां पर एंजल आती है और कहती है कि तुम लोग तो बड़ा मजा कर रहे हो, तुम्हारे मजे को खत्म करती हूँ। और उसके वहां पर आते ही हवा में टेंशन बढ़ जाती है, सब दोबारा से पैनिक करने लग जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। उनमें से एक आदमी ऊपर देखता है और उससे एक सवाल पूछता है कि यहाँ पर 18 मिलियन लोग तो नहीं लग रहे हैं, और वो हंसने लग जाती है और वो कहती है कि यही सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ऐसी हजारों लोकेशंस है और वो अलग अलग एंजल्स के साथ हैं। वो अचानक से गुस्सा हो जाती है और उन्हें क्विक रन डाउन देती है कि यहाँ पर होगा क्या, और उसके बाद उन्हें कहती है कि अपने मन में एक स्टेटस विंडो को इमेजिन करो। और जैसे वो करते हैं उनके सामने उनकी स्टेटस विंडो अपीयर हो जाती है, और रायन अपनी स्टेटस विंडो को देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि उसे दोबारा से सारे लेवल्स को ग्राइंड करना होगा और मेहनत करके दोबारा से आगे बढ़ना होगा। और वो उन सबको बताती है अगर तुम्हारे अंदर गेम की बेसिक नॉलेज भी है तो तुम समझ गए होगे कि इस टाइम पर तुम बिल्कुल नूब हो, तुम्हारे पास कोई स्टेटस नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं है, तुम्हें मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, ग्राइंड करना होगा। और अगर तुम 20 के 20 लेवल पार कर लेते हो
हो तो तुम सरवाइव तो कर ही जाओगे, उसके साथ साथ तुम एक विश भी मिलेगी, तुम कुछ भी विश कर सकते हो। उसके बाद वो उन्हें कहती है कि तुम अपनी इन्वेंटरी को इमेजिन करो क्योंकि तुम्हारे पास उसमें कुछ है, मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है। वहां पर एक सिंगल रून पीस होता है जो एक्सप्लेन करते हैं कि इससे तुम्हें कुछ स्पेशल पावर्स मिलेंगे और ये तुम तभी यूज कर सकते हो जब तुम लेवल 1 पर हो, और उन्हें बताती है कि उसे यूज कैसे करना है। और वो कहते हैं कि तुम्हें जो कोई पावर्स मिलेंगे या जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा तुम बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। और जब सब कुछ क्लियर हो जाता है अब वो इस क्वेस्ट को शुरू करती है और वो बेवकूफ बुली कोई टाइम नहीं लगाता, वो तभी के तभी अपने रून पीस को यूज कर लेता है कि तुम सबको मतलब हर एक इंसान को 100 गॉब्लिन्स को हराना है। और तभी वहां पर गॉब्लिन्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वर्चुअल रियलिटी को बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट कर दिया और ये कोई वीडियो गेम हो। और वो सब यहाँ पर टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद वो एंजेलिक लेडी वहां पर 10,000 फियर्स गॉब्लिन को छोड़ देती है और उनके खिलाफ होते हैं बस और बस 5,000 अनट्रेन्ड इंसान। और वो सारे गॉब्लिन्स को इशारा करती है कि मारने के इरादे से आगे बढ़ो, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। और इंसानों को कहती है कि लड़ो और अपने आप को प्रूफ करो। अब रायन वहां पर सबसे आगे जाता है, अपनी जेब में हाथ डालकर आगे बढ़ रहा होता है और वो जैसे ही पहले गॉब्लिन को देखता है और उसे जोरदार तरीके से मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और बाकी सबको लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब रायन को पता था कि पहला इंप्रेशन हमेशा के लिए रहता है और वो चाहता था कि सबको उसका नाम याद रहे। और इसका एक इकलौता रीजन ये है कि वो सारे के सारे यूजलेस पेस्ट को, जो कि कीड़े मकोड़े यहाँ से वहां घूमते रहते, दूसरे लोगों को परेशान करना, उन्हें बुली करना, वो सब उससे दूर रहे। और उसका क्लियर तरीका ये है कि वो सबको दिखा दे कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद वो एक डैगर उठाता है जो कि गॉब्लिन के हाथ से गिर गया था। और इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि वो एंजल भी उसे नोटिस करे। वो आगे बढ़ता है, एक के बाद एक गॉब्लिन्स को मारना शुरू करता है। और वहां पर सारे लोग सोच रहे थे क्या ये कोई सीक्रेट सोल्जर था जो कि मिलिट्री कैंप से सीधा यहाँ पर आया था। और तो वो उसका निकनेम देखते हैं ब्लैक सायथ, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा कूल लगता है। अब बाकी सारे लोग भी ये सोचने लग जाते हैं कि ये इतना ही आसान होगा, क्यों ना हम भी आजमाएं, वैसे भी गॉब्लिन सबसे वीक होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक गॉब्लिन लंच करता है और अपना डैगर सीधा उसकी चेस्ट में घुसा देता है। और तब सबको रियलाइज होता है कि ये कोई भी हार्मलेस ट्यूटोरियल फाइट नहीं है, ये रियल डील है। वहां पर लोगों के चेहरे पर डर दिखना शुरू हो जाता है और उसकी हेल्प करने की बजाय वो वहां से भागते हैं। और उसके बाद वहां पर गॉब्लिन्स का एक स्वॉर्म आता है और लोगों पर अटैक करना शुरू करता है। और रायन को पता था कि इन सब के दिमाग में क्या चल रहा है। इन्होंने यही सोचा था कि ये कोई तो गेम है, लेकिन अब उन्हें रियलाइज हो चुका है ये क्या है। उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन करती ही होगी और उसके बाद वो बस अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और भागेंगे। अब रायन को पता है कि यहाँ पर भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने भी ऐसा 2 बार ट्राई किया था और 2 बार मरने के बाद उसे समझ में आया था कि यहाँ पर भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक लड़की भी ऐसा ही कर रही थी जब वो एक इनविजिबल वॉल में जाकर टकरा जाती है, जिससे बाकी सबको भी क्लियर हो जाता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें फाइट करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर दिक्कत ये नहीं थी कि वो स्ट्रांग नहीं थे, जो लोग स्ट्रांग भी थे वो भी मॉडर्न ह्यूमंस थे। उन्होंने आज तक मक्खी मच्छर को भी नहीं मारा था और अपने सर्वाइवल के लिए गॉब्लिन को मारना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क था। और यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए उन्हें अपने आप को बदलना होगा। एक के बाद एक वहां पर इंसान गिरना शुरू करते हैं, वहां पर इंसान मरना शुरू करते हैं। और वहीं ऊपर से वो एंजेलिक लेडी ऊपर से मजे ले रही थी, उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसे पता था कि गॉब्लिन्स वैसे तो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, लेकिन जब उन्हें इकट्ठा कर दिया जाए और उन्हें 1-2 हथियार या फिर डैगर्स दे दिए जाए तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उसे पसंद आ रहा था और फाइनली वो रायन पर थोड़ा बहुत ध्यान देने लग जाती है, जो कि रायन का प्लान था। उसके बाद वो स्टेटस विंडो को देखती है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि यार मैं बस इनकी प्रोग्रेस को देख सकती हूँ, इनकी पर्सनल चीजों को नहीं देख सकती। लेकिन फिर वो सोचती है कि अरे नहीं, ये मुझसे बहुत ज्यादा नीचे हैं, तुच्छ इंसान है, ये मेरे लायक काम नहीं है। लेकिन वो ब्लैक सायथ यानी रायन को देखकर बहुत ज्यादा एंटरटेन फील कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ रायन एक के बाद एक बटर की तरह उन सारे गॉब्लिन्स को काटते हुए आगे बढ़ रहा था और अब उसके गोल अचीव होने में सिर्फ और सिर्फ 25% की लिमिट बची हुई थी। इसीलिए वो अपनी पेस को इंक्रीज करता है और ज्यादा गॉब्लिन्स को मारना शुरू करता है, और वो भी और जल्दी। वो इतने फियर्सली आगे बढ़ रहा था कि बाकी सारे बचे हुए गॉब्लिन्स डर की वजह से पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि उन्हें रायन के पास नहीं जाना। और इसकी वजह से उसे कुछ सेकंड का ब्रेक मिल जाता है। अपनी स्टेटस विंडो ओपन करता है और वहां पर उसे पता चलता है कि वो लेवल 4 पर पहुंच चुका है।
और इस गेम में जब भी कोई लेवल अप करता है उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं और वो अपने किसी भी फीचर में उसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर वो ऐड करता है स्पीड में, क्योंकि उसे पता था कि इस हेवनली अटैक गेम में जैसे ही वो स्पीड के स्टैट्स को इंक्रीज करता है वो 2 चीजों को इंक्रीज कर देता है, उसके अटैक की जो स्पीड होती है वो, और जो उसकी नॉर्मल स्पीड होती है उसे भी इंक्रीज कर देता है। और वो अपने सारे के सारे पॉइंट्स उसमें इसलिए लगाता है क्योंकि उसे पता था कि गेम के स्टार्टिंग में स्पीड से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता। अब उस एंजल की अटेंशन ग्रैब करने के बाद अब रायन सोचता है कि जल्दी से इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। वो अपने डैगर को फेंकता है जो कि वापस उसके पास आ जाता है, लेकिन रास्ते में वो बहुत सारे गॉब्लिन्स को मारते हुए वापस आता है। अब ये देखकर बाकी सारे गॉब्लिन्स वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि भागने का फायदा नहीं है, लड़ने का फायदा नहीं है। लेकिन रायन फुल स्पीड में वहां पर जाता और मेक श्योर करता है कि कोई भी गॉब्लिन जिंदा ना बचे। इससे वो फाइनली अपनी क्वेस्ट को पूरा कर लेता है। अब जैसे ही वो पहले लेवल को क्लियर करता है वो अपने मोमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। उसने इतनी जल्दी ये सब कुछ इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे यहाँ पर फर्स्ट आना था। उसने ये सब कुछ इतनी जल्दी भी किया था क्योंकि वो वर्ल्ड लीडर बोर्ड पर भी नंबर 1 आना चाहता था, जो कि वो अचीव कर लेता है। तभी उसके सामने एक गोल्डन विंडो अपीयर होती है जहां पर लिखा हुआ था कि उसने 10 मिनट और 21 सेकंड में लेवल 1 को कंप्लीट कर लिया है। और तो उसे ये भी पता था कि टॉप 3 रैंकर्स को एक सीक्रेट चीज मिलती है और फर्स्ट रैंक अचीव करने वाले को और भी कुछ स्पेशल मिलता है। उसे एक बेस टियर वेपन बॉक्स मिल गया था। वो अपने उस रिवॉर्ड को खोलता है और वहां पर उसे वैरायटी ऑफ वेपन्स दिखाई देते हैं और उन सब में से रायन स्टिलेटो को चूज करता है जिसकी अटैक पावर 15 थी और उस गॉब्लिन वाले डैगर को साइड में फेंक देता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वर्ल्ड लीडर बोर्ड को बाद में चेक करेगा। वो अपने आसपास देखता है लोग अब भी स्ट्रगल कर रहे थे उन गॉब्लिन से लड़ने में। और उसके बाद उसे अपनी स्टेटस विंडो पर एक और टाइटल मिलता है, द लास्ट टाइम ट्रेवलर, जो कि उससे आज से पहले कभी नहीं मिला था। अब वो क्यूरियस होता है और वो रून को यूज करता है जो उसे इस लेवल के स्टार्टिंग में मिला था और उसे टाइम रिवर्सल का रून मिला था जिससे कि वो टाइम को रिवर्स कर पाएगा। लेकिन तभी उसे विंडो में एक पॉपअप आता है कि उसका रून ढंग से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक इन्फिनिट टाइम लूप क्रिएट कर सकता था जो कि बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होता और स्टोरी कभी आगे ही नहीं बढ़ती। और उसे ये समझ में आता है कि उसके 100th रिग्रेशन की वजह से उसे एक नया टाइटल मिल चुका है और उसे समझ में आता है कि टाइटल्स बस एक अपग्रेडेड वर्जन होते हैं रूइंस के। और अपने टाइटल्स की डिटेल पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि ये उसे एक रेयर एबिलिटी देता है जिससे वो मरने के बाद एक बार दोबारा से रिग्रेस कर सकता है या जिंदा हो सकता है। और तब उसे पता चलता है कि ये रिवाइवल स्किल ज्यादातर प्रीस्ट के लिए रिजर्व्ड होती है और वो भी उन्हें ही रिवाइव कर पाते हैं जिनकी 30% जिंदगी बची होती है या 30% हेल्थ बची होती है। लेकिन रायन को जो टाइटल मिला है वो प्रीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। वो 0% हेल्थ पर जाकर भी किसी भी टाइम पर अपने आप को रिवाइव कर सकता है और उसकी हेल्थ 100% हो जाएगी, जो कि इस गेम में उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। और वो तभी के तभी सिस्टम के हाइड फीचर का यूज करता है और उस एक स्पेशल स्किल को छुपा देता है। अपनी स्टेटस विंडो चेक करने के बाद वो अपने आसपास देखता है कि किसने अभी तक टास्क खत्म किया है और उसके बाद वो बुली के बारे में सोचता है और उसे पता था कि ये इस लेवल को कंप्लीट कर जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कावर्ड है और दूसरों को आगे भेजकर खुद बच जाता है। जैसे ही इंसानों और गॉब्लिन्स का नंबर सेम होने लगता है वो एंजल बोर होने लग जाती है, इसीलिए वो 5000 और गॉब्लिन्स को वहां पर बुला देती है। और इसी टाइम पर वो इंसान जो कि मर चुके थे वो उनकी बॉडी डिसअपियर होने लग जाती है और उनके लव्ड वंस जो उनके आसपास होते हैं वो बस आंसुओं में बैठकर देखते रहते हैं। उसके बाद जो गॉब्लिन्स की सेकंड वेव आई थी वो ह्यूमंस को ओवरवेल्म कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोग क्वेस्ट को पार करने लग जाते हैं। वो अपने मार्क पर रीच कर जाते हैं जो कि 5000 का था। उसमें बहुत सारे लोग क्वालिफाई करने लग जाते हैं और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वहां पर राउंड एंड होता है और वो गायब होने लग जाते हैं। वहां पर एक आदमी होता है जो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक गॉब्लिन को मारना है, लेकिन वो एंजल कहते हैं कि नहीं, सिर्फ आधे लोग ही क्वालिफाई कर सकते हैं और वो आधे लोगों का नंबर कंप्लीट हो चुका है और वो बस गायब हो जाते हैं, वो इस एग्जिस्टेंस से ही मिट जाते हैं। और वो बाकी सब वो कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को लकी समझना चाहिए कि तुम इस लेवल 1 को पार कर पाए। अगर तुम्हें लेवल 2 को पार करना है तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद उन सब के स्टेटस विंडो आते हैं जहां पर उन सबको 1000 गोल्ड पॉइंट्स मिले थे जिससे वो गेम में बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं जो कि उन्हें लेवल 2 में हेल्प करेंगी। और वहां पर लीडर बोर्ड भी होता है जहां पर नंबर 1 पर रायन होता है और उसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि आखिरकार नंबर 1 पर कौन है।
और वो रायन से पूछती है कि तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए, क्या तुम्हें कोई बहुत ही ओवरली पावरफुल रूइन मिला था। अब रायन उसे चिढ़ाते हुए कहता है क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कौन सा रूइन मिला है। लेकिन वो अपने आप को और अपनी इज्जत को बचाने के लिए कहती है अरे नहीं मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद रायन उसे कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। और रायन उसे कहता है कि जो रिवॉर्ड मुझे मिला है नंबर 1 आने के लिए वो मेरे लिए बहुत ही छोटा सा है। और ये सुनकर वो एंजल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती क्योंकि उसे पता था कि ये घटिया इंसान बस कुछ गॉब्लिन्स को मारने के लिए गिफ्ट डिमांड कर रहा है। और वो रायन को गुस्से में कहती कि जरा रिपीट करना तुमने अभी अभी क्या कहा। और रायन बहुत ही आसानी से अपने सेंटेंस को रिपीट कर देता है, कहता है कि कोई क्या मुझे कोई ढंग का प्राइज मिलेगा, ये क्या घटिया प्राइज है। अब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो सोचती है कि वो रायन को भी उड़ा दे, लेकिन वो अपनी पावर का पहले यूज कर चुकी है और एक गेम में वो एक ही बार ये कर सकती है। अगर वो अपनी पावर्स को दोबारा से यूज करती है इसे मारने के लिए तो वो रूल्स को तोड़ देगी, जिससे हायर अप्स उस पर गुस्सा हो जाएंगे और उससे सजा मिलेगी। फिर उस एंजल के दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो रायन से पूछती है क्या तुम्हें सच में एक दूसरा रिवॉर्ड चाहिए। रायन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और उसे कहते कि नॉर्मली तो रूल्स मुझे रोकते हैं ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन वो बाकी सारे इंसान को वेट करने के लिए कहते हैं। और उसके बाद रायन को कहते हैं कि मेरे साथ चलो। वो रायन को प्राइवेटली कहीं पर बुलाती और ये देखकर बाकी सारे इंसान जेलस होने लग जाते हैं कि यार इसे रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है, ये इतना ताकतवर क्यों है, क्या इसे सच में कोई ऐसी पावर मिली थी। वो ये भी सोचने लग जाते हैं क्या इस गेम में बार्गेनिंग करना अलाउड है, क्या हम भी बेटर रिवॉर्ड मांग सकते हैं। वो उसे जंगल में ले जाती है जहां पर बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे थे कि रिवॉर्ड कितना अच्छा होगा, लेकिन वो एंजल आगे चलते चलते बस ये सोच रही थी कि इंसान कितने घटिया होते और लालची होते हैं, इन्हें कुछ भी मिल जाए इनका पेट कभी नहीं भरता। लेकिन अभी के लिए वो अपने गुस्से को शांत कर लेती क्योंकि उसे पता था कि वो इस गेम के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये गेम हायर बींग्स ने बनाया था। और जब वो आगे चल रही तो उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो इंसान को पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं मार सकती, ये उसकी पावर्स में नहीं है, ये अधिकार उसे नहीं मिला है। लेकिन उसके पास एक और प्लान था, उसे बस ये मेक श्योर करना था कि कोई भी उसे करते हुए ना देखे। अब वो जब सही स्पॉट पर पहुंच जाती है तो पीछे मुड़ती है और तभी वहां पर एक मुक्का आता है जो कि उसकी नाक पर लगता है। और जैसे वो अपने आप को देखती है उसकी नाक से उसका गोल्डन कलर का खून आ रहा था। अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि एक इंसान की हिम्मत कैसे हुई। अब जो गुस्से में उसकी तरफ जाती है वो वहां से गायब हो चुका था। रायन उसके पीछे आ जाता है और उसके पहले पंख को पकड़ता है, उसके बाद गर्दन से पकड़कर उसे नीचे लेटा देता है और उसके पंख को काट देता है और उसे क्लियरली बता देता है कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। और ये करने के बाद वो उसे टॉन्ट करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें भी दर्द हो रहा है उन इंसानों की तरह जिन्हें तुम यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आए थे। इस टाइम पर एंजल गुस्सा से ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। वो उसे पूछती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन रायन एक स्माइल के साथ उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पंख में तुमने एक डैगर छुपा कर रखा था और तुम मुझे मारने वाली थी। लेकिन वो सीधा मना कर देती है कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन रायन एक स्मर्क के साथ उसका नाम लेता है, ब्रेल मुझे पता है तुम क्या कर रही थी। और उसके बाद वो पैनिक करने लग जाती है कि नॉर्मल इंसान को मेरा नाम कैसे पता है। इसके बाद रायन अपनी इन्वेंटरी से वो डैगर निकालता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली ब्लफ करने की कोशिश करती है कि मैं अपनी वही पावर यूज कर सकती हूँ जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में की थी। और रायन उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ना तो अथॉरिटी है ना ही वो पावर बची है, वो तुम एक बार यूज कर सकती हो और वो तुम यूज कर चुकी हो। उसके बाद वो और भी ज्यादा डर जाती है और दोबारा से ब्लफ करने की कोशिश करती है कि मेरे दोस्त जब यहाँ पर आएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन रायन उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। बाकी सारी एंजल्स जिन्हें तुम अपनी फ्रेंड्स कह रही हो वो सब तुम्हारी ही तरह नार्सिसिस्ट हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे साथ क्या होता है। अगर तुम अभी कभी मर भी जाती हो तब भी वो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए भी नहीं आएंगी। और अब वो उसे कहती है अरे नहीं नहीं रुको रुको, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, अगर तुम मुझे मार दोगे तुम वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन रायन उसे कहता है मुझे पता है, जैसे ही रिवॉर्ड्स अनाउंस होते हैं उसके बाद ह्यूमंस खुद ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं और दोबारा से अपनी दुनिया में चले जाते हैं, तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो बार बार बार्गेन करने की कोशिश करती है, कोई तो घटिया से एक्सक्यूज बार बार लेकर आती है। लेकिन रायन उसे कहता है मुझे पता है, मुझे गेम के बारे में सब कुछ पता, मुझे तुम्हारे बारे में भी पता है और तुम यहाँ पर रहो ना रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस इस बड़े से गेम में एक चेस पीस की तरह हो और कुछ नहीं। तुम बस यहाँ पर प्लेयर्स को गाइड करने के लिए हो और कुछ नहीं। उसके बाद उस डैगर को आर पार कर देता है
और जैसे ही वो ये करता है उसे पता चलता है या फिर उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आती है, वो पहला इंसान है जो कि एंजल स्लेयर बना है, जिसने किसी एंजल को मारा है। इसके साथ साथ उसे एंजल ब्लड और रून ऑफ स्लॉटर भी मिलता है। और अब हमें बताया जाता है कि ये पहली बार नहीं है जब रायन ऐसा कुछ कर रहा है। जब पहले इसने ऐसा किया था तो इसे लेवल 13 पर ये पता चला था, क्योंकि उस टाइम पर सारे के सारे प्लेयर्स एंजल से लड़ रहे थे। लेकिन ये रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए था जो सबसे पहले एक एंजल को मारता है। तो अब इसके स्टैट्स डबल हो जाते हैं। उसके साथ साथ जब भी ये किसी डिवाइन क्रीचर से लड़ रहा होता है तो स्टैट्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब अब इसके पास एक इन्फिनिट लूप हो सकता है अगर वो इसे ढंग से यूज करे तो। लेकिन इसके बाद वो उस गोल्डन बॉटल को देखता है जिसमें एंजल्स ऑफ ब्लड था, और यही एक रीजन था जिसकी वजह से वो इस एंजल के पीछे आया था, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक प्लेयर को ऑप्शन देता है कि वो रीपर क्लास को चूज कर सके, या फिर तुम इसे एक प्रोफेशन की तरह भी कह सकते हो। ये हर एक प्लेयर को चूज करने का मौका मिलता है जब वो लेवल 10 या उससे ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर 30 अलग अलग तरह के प्रोफेशन होते हैं। और ये प्रोफेशन चूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई स्पेशल क्वेस्ट पूरी करो या फिर कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं, उन्हें कंप्लीट करते जाओ, तब तुम्हें जाकर एक ऑप्शन मिलता है कि तुम वो प्रोफेशन चूज कर सकते हो। लेकिन कुछ प्रोफेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो इतने नॉर्मली नहीं मिलते हैं, जिनमें से एक है रीपर क्लास। और एक यूनिक कैटेगरी में आते हैं जो कि सिर्फ एक ही इंसान को मिलते हैं। और एज एक्सपेक्टेड ये प्रोफेशन एक अलग लीग में होते हैं, इनके अलग बेनिफिट्स होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और इनके पास हाईएस्ट चांस होता है कि वो इस गेम को कंप्लीट कर सके। उसके बाद इसे जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होते हैं वो सब के सब एक जगह पर डाल देता, क्योंकि उसे पता था कि अगले राउंड में क्या आने वाला है, और वो जल्दी से जल्दी बस लेवल 10 पर पहुंचना चाहता ताकि वो रीपर क्लास को एक्टिवेट कर सके। और तो रायन को ये भी पता था कि ये उसका आखिरी चांस है और उससे अपना बेस्ट करना होगा ताकि वो सबसे आगे पहुंचकर इस गेम को कंप्लीट कर सके, तभी सारे के सारे इंसान बच पाएंगे, वरना ह्यूमैनिटी तबाह हो जाएगी। उसके बाद वो वहां पर खत्म होता है और वो सारे के सारे इंसान दोबारा से टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं, अपनी रियल बॉडीज में आते हैं, जहां पर आकर वो हैरान हो जाते कि यार ये हो क्या रहा था, क्या हम सो रहे थे, सपना देख रहे थे। और फिर वो टाइम चेक करते, जितना टाइम उन्होंने उस गेम में स्पेंड किया था उतना ही रियल लाइफ में भी होता है। मतलब अगर वहां पर उन्होंने 10 घंटे बिताए थे तो यहाँ पर भी 10 घंटे बीत चुके हैं। कुछ के हाथ पैर दर्द कर रहे थे, किसी का सर दर्द कर रहा था, और जो बुली और उसका ग्रुप होता है वो अपने आपस में देखते कि यार हो क्या रहा है। और फिर वो नोटिस करते ही कुछ लोग अभी भी मोशनलेस थे। फिर सारे इंसान आपस में बात करने लग जाते हैं और वो ये कंफर्म करते हैं कि ये कोई सपना नहीं था, ये सच्चाई थी, और जैसे ही अगला लेवल शुरू होगा उन्हें दोबारा से वहां पर भेजा जाएगा। सभी इंसान अपने अपने दोस्त रिश्तेदारों के पास जाते हैं देखने के लिए क्या वो ठीक है या नहीं है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, वो सांस नहीं ले रहे हैं, तब उन्हें समझ में आता है इस गेम की सिवियरिटी का, कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर तुम गेम में मारे जाते हो तो तुम असली दुनिया में भी मारे जाओगे। और ये जो रूल बताया था एंजल ने कि सिर्फ 50% लोग ही सरवाइव कर पाएंगे, ये कोई मजाक नहीं था, ना ही कहने का तरीका था, ये सच्चाई थी। लेकिन इसके बाद जो बुली होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ पर अमीर और गरीब, कमजोर और ताकतवर सबके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब लोग एक बराबर हैं। उसके दोस्त वहां पर पैनिक करने लग जाते हो, लेकिन वो उसे कहता है कि शांत हो जाओ। उसका दोस्त कह रहा होता है कि अनफेयर है, लेकिन वो उसे कहता है कि दुनिया हमेशा से अनफेयर थी, आज जाकर वो फेयर हुई है। और उनके साथ जो टकला होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि हम सब ये नहीं मानते कि हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन तब भी मैं कुछ ड्रीम्स, कुछ गोल्स को अचीव करना चाहता हूँ, और उसमें अगर मुझे एक गेम पार करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस सब कुछ ट्राई करते करते यहाँ से चला जाता हूँ तब भी मुझे दुख नहीं होगा। लेकिन उसके बाद वो बुली देखता है कि यार वो कहाँ गया रायन। फिर वो सोचता है यार उस जैसा वीकलिंग तो वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो बुली देखता है कि उसके आसपास एक इंसान था जो पूरे आर्मर में था और वो हवा में बेवकूफों की तरह देख रहा था। फिर उसे पता चलता है कि वो अपनी स्टेटस विंडो को एक्सेस कर सकता है और वहां पर सब लोग अपनी स्टेटस विंडो को देख सकते हैं, लेकिन किसी और की विंडो को नहीं देख सकते। वहां पर वो देखता है कि उसे क्या क्या पावर मिली थी और उसकी स्ट्रेंथ कितनी इंप्रूव हो गई है। वो एक पत्थर को उठाता और अपने हाथ से उसे तोड़ देता है। तब उसे पता चलता है कि गेम में जो कुछ भी हुआ था वो उनकी रियल बॉडी को भी इफेक्ट करता है। उसके बाद एक न्यूज आती है जहां पर बताया जाता है कि एक अजीब सी एक एंजल आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अजीब सी दुनिया में चले गए थे। पहले से सपना बताया जाता है, लेकिन रायन को पता था कि जब ये खबर फैलेगी कि जो लोग अभी उठ नहीं रहे हैं वो हमेशा के लिए जा चुके हैं, तो पूरी दुनिया में पैनिक हो जाएगा, जिसमें आधे अनकॉन्शियस लोग जो अभी तक थोड़े बहुत दिख भी रहे हैं कि ये रिकवर कर सकते हैं, वो भी हार्ट अटैक से मर जाएंगे, जिसमें कुछ फेमस सेलिब्रिटीज भी होंगे। लेकिन असली केओस तब शुरू होगा जब पुलिस को ये पता चलेगा जो सर्वाइवर्स थे उनके पास रियल पावर्स आ गई हैं और अब
अब वो उस गेम के लेजिटिमेट प्लेयर्स हैं। शुरुआत के लेवल्स पर वो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी पावर थोड़ी बहुत ही इंक्रीज हुई है, लेकिन आगे जाकर उनके पास इतनी पावर्स हो जाएगी कि एक इंसान को संभालने के लिए पूरी मिलिट्री भी कम पड़ेगी। इसलिए रायन डिसाइड करता है कि वो पहले ही जाकर सिचुएशन को हैंडल करेगा, इससे पहले कि बहुत सारे लोगों को पावर मिले और वो फाइनल राउंड आने से पहले ही अर्थ को डिस्ट्रॉय ना कर दे। क्योंकि इस गेम की जो फाइनल लेवल होती है उसे क्लियर ना कर पाने के बाद अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन उससे पहले इंसान ही उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो डिसाइड करता है कि वो इसे प्रिवेंट करेगा एक ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ जीत कर। वो दुनिया के सामने अपने आप को ऐसा दिखाएगा जैसे वो सबसे पावरफुल और कोई भी उसे टच नहीं कर सकता और सब उसकी बात मानेंगे। लेकिन रायन को यह भी पता है कि टॉप 4 प्लेयर्स को उसे अपनी टीम में लेना होगा क्योंकि लास्ट राउंड के लिए उसे 5 लोगों की जरूरत है। लेकिन अभी के लिए उसके पास इससे भी इंपॉर्टेंट एक काम था। वो अपने अपार्टमेंट में जाता है जहां पर वो अपने भाई को चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि उसके भाई ने आज भी डिनर के लिए 1 कप रामन खाया था और कुछ नहीं खाया था। उसके बाद अपने भाई को देखता है और मेक श्योर करता है कि वो कोई आवाज ना करे जिससे वो उठ जाए। और अब वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो अकेले भी सेफली यहाँ पर सो सकता है, कोई उसे परेशान करने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। उसके भाई की हाइट बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब भी वो बहुत ज्यादा पतला था और वो सिर्फ और सिर्फ 7th ग्रेड में था। और उन दोनों के पेरेंट्स कार क्रैश में मर गए थे, जिसके बाद वो अपने बड़े भाई के साथ रहता है। वो अपने छोटे भाई के हाथ पर वो बैंडेज देखता है और उसके बाद वो लाइट जला देता है और उसे कहता है कि जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना है। उसका भाई कहता है कि यार भाई सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो, कहाँ जाना है? लेकिन वो ब्लैंकेट को हटाता और कहता है कि चल जल्दी चल, हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज संभालनी है और मैं जाते वक्त बताऊंगा कि आखिरकार करना क्या है। और उसका भाई कहता है अगर तुम्हारी ये कोई रैंडम मॉर्निंग वॉक है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन रायन एक बहुत ही सीरियस वॉइस में उसे कहता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, इसीलिए अभी सोने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। उसका छोटा भाई पूछता है कि क्या न्यू ईयर सेलिब्रेशन के टाइम पर कुछ हुआ था? रायन उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी के लिए चलो यहाँ से। अब वो एक गली में से जा रहे होते हैं जहां पर उसका भाई सोचता है कि आखिरकार रायन इतना ज्यादा टेंस क्यों हो गया है, ऐसा क्या हुआ होगा। और तब रायन उसे कहता है कि जरा न्यूज को चेक करो। जब वो खराटे ले रहा था तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा था और उसके भाई का मुंह खुला रह जाता जब वो देखता है कि ये असली है या फिर कार्टून वर्ल्ड है। एक एंजल आई, बहुत सारे लोगों को ले गई, कुछ लोग मर गए, कुछ जिंदा हैं, कुछ के पास पावर्स हैं। और तब रायन उसे बताता है कि उन लोगों में से मैं भी एक था और मैं बेयरली यहाँ पर जिंदा आ पाया हूँ। अब उसका भाई उससे पूछता है क्या तुम सच में ठीक हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स के क्रैश के बाद सिर्फ वही एक उसका फैमिली मेंबर बचा है। और उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन उसका भाई हमेशा ऐसे खड़ा रहा था जैसे उसके पेरेंट्स अब भी उनके साथ हैं। लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है और उसे लगता है कि उसका भाई भी ये हैंडल नहीं कर पाएगा कि अचानक से उसे एक अलग दुनिया में ले जाया गया जहां पर उसे मॉन्स्टर से लड़ना था और वहां पर जो लोग मारे जाएंगे वो असली दुनिया में मारे जाएंगे। लेकिन रायन को पता होता है कि उसका भाई क्या सोच रहा होगा और उसे बताता है कि गेम में जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो रियल वर्ल्ड में भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो मेरे जैसा कमजोर सा दिखता है वो भी पावरफुल हो सकता है। वो अभी भी यकीन नहीं कर रहा था और रायन उसे कहता है कि जब तुम मुझे लड़ते हुए देखोगे तो तुम्हारी सारी की सारी दिक्कतें गायब हो जाएंगी, बस तुम्हें मुझे फॉलो करना है और देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक कि तुम मुझे बता नहीं देते जो तुम अपने मन में दबा कर बैठे हो। उसके बाद रायन अपने भाई के हाथ पर वो बैंडेज देखता है और उसके बुली का नाम कह देता है। और ये सुनकर उसका छोटा भाई और भी ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। इसे कैसे पता है कि वो कौन है जो इसे परेशान कर रहा था। और रायन कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम्हें शुरुआत से सब कुछ पता था? मैंने बहुत कोशिश की थी ये सब कुछ छुपाने की क्योंकि मैं तुम्हें और दिक्कतें नहीं देना चाहता था। लेकिन बदले में रायन उससे माफी मांगता है क्योंकि मैंने कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था कि तुम किस पेन से गुजर रहे हो। और पास्ट लाइफ में रायन को ये न्यूज मिली थी, ये पता चला था, वो भी सबसे वर्स्ट वे में। वो सो रहा होता जब उसका भाई कहता है कि मैं बाहर वॉक के लिए जा रहा हूँ और उसके थोड़ी देर बाद उसे कॉल आता। उसे लगा था कोई नॉर्मल कॉल होगी, उसे नहीं लगा था कि कुछ भी सीरियस होगा, लेकिन किसी औरत का कॉल आया था और उसे कहती है कि तुम स्टूडेंट के गार्डियन हो, तुम्हें अभी कभी हॉस्पिटल आना होगा। और पता ये चलता है कि रायन के भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि उसकी विजन ही गायब हो जाती है। और उस टाइम पर उसे बहुत ज्यादा वीक महसूस होता है कि वो अपने भाई को भी नहीं बचा पाया। और इस टाइम पर वो मेक श्योर करने के लिए आया है कि ऐसा कुछ ना हो। इसके बाद हमें रायन के छोटे भाई का बुली दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मोटा सा होता है और एक लड़के को मार रहा होता है कि तू पैसे क्यों नहीं लेकर आया। और जो उसके साथी होते वो भी हैरान हो जाते कि यार ये कितना ज्यादा जालिम हो सकता है। और वो सोचते हैं कि भाई तुम्हारे साइज की बाइक तो नहीं मिलेगी।
तुम्हारे साइज की बाइक के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और उसके लिए कहीं से तो पैसे जुगाड़ने पड़ेंगे। फिर वो सोचते हैं कि हम पैसे किससे ले सकते हैं, और उसके दोस्त सोचने लग जाते हैं, सोचते और उसके बाद उन्हें रायन के भाई का नाम याद आता है और वो कहते हैं कि उससे ले सकते हैं। लेकिन वो मोटा कहता है कि हम जब भी उसे मारते हैं उसके पास कभी कोई पैसे नहीं होते हैं, वो यूजलेस बम है, उसके माँ बाप नहीं है, वो पैसे कहाँ से लेकर आएगा। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि उसका एक बड़ा भाई भी है, शायद उसके पास पैसे हो सकते हैं। और जैसे वो ये सोचते हैं उनके सामने दो विजिटर आते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि रायन और उसका भाई होता है। और ये देखकर वो सब के सब स्माइल करने लग जाते हैं और कहते हैं कि यूजुअली अगर किसी का नाम लो और वो सामने आ जाए तो उसे डेविल कहते हैं, लेकिन मेरे सामने तो मेरा गिफ्ट आ गया है। और उन दोनों को देखते ही वो मोटा चिल्लाने लग जाता है कि इधर आ, जिससे रायन का भाई तो डर जाता है लेकिन रायन वहीं पर खड़ा रहता है और उसे कोल्ड स्टेयर लुक देता है और कहता है कि मोटे तेरे दिन तो खत्म हो चुके हैं। और वो मोटा कहता है कि तू अपने साथ एक और इंसान को लेकर आया है ताकि वो भी पंचिंग बैग बन सके। और वो रायन के भाई से पूछता है कि आखिरकार तू अपने साथ किसको लेकर आया है, क्या ये भी तेरी तरह पंचिंग बैग बनेगा। उसके बाद रायन आगे आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जहां पर वो मोटा और ज्यादा स्माइल करने लग जाता है कि कमाल की बात है, आज तो मुझे पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन पहले वो अपने साथियों को भेजता है ये टेस्ट करने के लिए कि आखिरकार रायन कितना ताकतवर है। और वो पहला बुली तो सोचता है कि यार तू कितना छोटा है, वो हंसते हंसते पागल हो जाता है। लेकिन रायन उसे जवाब देता है एक जोरदार मुक्के से जो सीधा उसकी नाक पर लगता है और वो बड़े से धमाके के साथ नीचे गिरता है। और वो दूसरा जो सस्ता सेलिब्रिटी होता है वो आता है और रायन पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन वो सिर्फ हवा में ही मुक्का चला पाता है। रायन तो साइड हट जाता है और रायन उसे इतना जोरदार मुक्का मारता है कि वो जाकर डब्बों में गिर जाता है। इसके बाद दो और गुंडे वहां पर आते हैं जिन्हें रायन बस एक ही सेकंड में जमीन में लेटा देता है। और ये देखकर वो मोटा पीछे नहीं हटता है बल्कि वो और ज्यादा हंसने लग जाता है। वो सोचता है कि तेरे भाई ने कहीं से बॉक्सिंग लेसन लिए हैं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक तो इसकी हाइट कम है, पतला सा है और ये इतना स्ट्रॉन्ग पंच तो बिल्कुल नहीं मार सकता कि ये मुझे हरा सके। और वो एक विलेन की तरह उसके पास जाता और कहता है कि तुम शायद एक बात भूल गए थे कि बॉक्सिंग लेसन के बाद भी वेट कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम हाइट में छोटे हो, तुम्हारा वेट कुछ नहीं है, तुम मुझे तो बिल्कुल नहीं हरा पाओगे। लेकिन रायन बस उस बड़े से टेडी बियर पर हंसता और कहता है कि तुम न्यूज नहीं देखते क्या। अब रायन को हंसता हुआ देखकर वो मोटा और ज्यादा गुस्सा हो जाता और उस पर अपनी पूरी ताकत से पंच करता है। लेकिन रायन उस पंच को डॉज करता और उसके बाद यहां से वहां जंप करते हुए देखता ही कैसे मोटा एक पंच लैंड करवाने के लिए कुत्ते की तरह यहां से वहां उछल रहा है। और वो मोटा हाफने लग जाता है कि मैं एक भी मुक्का क्यों नहीं मार पा रहा हूं। लेकिन उसके बाद रायन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता, उसके हाथ में ब्लू ऑरा आ जाता है। रायन उस फाइट को खत्म करता है उसके चिन पर एक जोरदार अपर कट मारकर। और उसके बाद रायन कहता है कि तू मुझसे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेता अगर तू थोड़ी सी भी न्यूज देखता तो। लेकिन वो मोटा बहुत ज्यादा ढीठ था। उसके बाद भी वो रायन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रायन उसके सामने से गायब होता है, पीछे आता है और उसकी डबल चिन पर एक जोरदार मुक्का मारता है। अब वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उससे गालियां देने लग जाता है। लेकिन उसके होश तो तब उड़ते हैं जब अपना हाथ देखता है, वहां पर खून था और उसका एक दांत मिसिंग था। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा ढीठ था और दोबारा से रायन पर अटैक करता है। लेकिन रायन भी कोई दया नहीं दिखाता, वो बार बार उसे पंच करता है और उससे एक पंचिंग बैग बना देता है। उसके सारे के सारे लूजर दोस्त ये देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि यार ये कितना ताकतवर है। लेकिन वो मोटा कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीत रहे हो क्योंकि तुम पहले पंच कर देते हो। अगर मैं एक पंच तुम पर लैंड कर पाऊं तो उठने की हालत में नहीं रहोगे। उसके बाद वो वन पंच मैन की तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही मुक्के में उसे खत्म करने के लिए जाता है। लेकिन रायन उसका मोमेंटम, उसकी स्पीड उसी के अगेंस्ट में यूज करता है और उसे दीवार में फेंक कर मारता है। वो जमीन पर था और रायन खड़ा हुआ तो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि जो दर्द तुम दूसरों को देते हो वो खुद को मिला तो कैसा लगता है। और उस टाइम पर रायन को याद आता है कि कैसे हर एक पास्ट लाइफ में उसने अपने भाई को इग्नोर किया था, जिसका रिजल्ट बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। और अब सरप्राइजिंगली ये मोटा भीख मांगने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जिन्हें ये बुली करता था। अब इसके बाद रायन उसके पास जाता और वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेता, लेकिन रायन उसका हाथ पकड़ के रखता है, उसकी आंखें खोलने का इंतजार करता है। और रायन के चेहरे पर एक ग्रिन थी, बिल्कुल डेविल जैसी। और वो कहता है कि सबसे बड़ी गलती तुमने ये नहीं की थी कि तुम पैदा हुए थे, सबसे बड़ी गलती तुमने ये की थी कि तुमने मेरे भाई को बुली किया था। और उसके बाद उस मोटे को एक सेकंड लगता है प्रोसेस करने के लिए कि ये इतनी बड़ी आवाज, इतनी लाउड आवाज कहां से आई थी। उसके हाथ टूटने की आवाज थी। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लग जाता, अपने हाथ को देखता है जो कि ब्रोकली की तरह हो गया था। लेकिन रायन उसे छोड़ता नहीं है, उसका दूसरा हाथ पकड़ता है और वो भी ऐसे ही कर देता है। और वो हड्डी टूटने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उसके दोस्त वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब रायन का भाई उतना स्ट्रांग नहीं हुआ था क्योंकि वो किसी गेम में नहीं गया था, उसने वो सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसीलिए वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। लेकिन रायन मेक श्योर करता है कि कभी भी उसके भाई के आसपास ना आए।
और रायन उसके ऊपर खड़ा था और वो स्माइल करते हुए कहता, तुझे क्या लगा था मैं तेरी ये घटिया एक्टिंग देखकर तुझे छोड़ दूंगा? मुझे पता है कि तुझ जैसा घटिया इंसान कभी नहीं सुधर सकता, लेकिन मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मेरे भाई के पास आएगा तो इससे भी ज्यादा दर्द होगा। और रायन फिर कुछ ऐसी चीजें करता है जो कि यूट्यूब पर दिखाना सेफ नहीं होगा। उसके बाद जब वो और उसका भाई जा रहे थे तो उसका भाई पूछता है कि तुम अचानक से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? क्या तुम सीक्रेटली ट्रेन कर रहे थे, वो भी काफी सालों से, जो जिसके रिजल्ट अब दिख रहे हैं? लेकिन रायन उसे कहता है कि मैंने बताया तो सही, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गेम वर्ल्ड में गए थे और वो और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। उसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री से निकाल कर वो डैगर दिखाता है और उसका भाई इंस्टेंटली फैन बॉय हो जाते कि कितने कमाल का है। और रायन उसे बताता है कि जो मैंने अभी अभी किया था ये सब कुछ उसी की वजह से है, मेरे स्पीड बूस्ट एनहेंसमेंट की वजह से, जिससे मैं अर्थ के टॉप लेवल एथलीट से भी आगे निकल चुका हूँ। अब उसका भाई और ज्यादा सवाल पूछने लग जाता है, जिस पर रायन बस ऐसे ही श्रग ऑफ करके आगे चलने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जब लास्ट टाइम उसने बहुत ज्यादा शेयर किया था तब किसी और प्लेयर ने इसे उठा लिया था और उसका भाई बच तो गया था, लेकिन रायन नहीं चाहता कि उसके साथ दोबारा से ऐसा कुछ भी हो। लेकिन उसके बाद वहां पर उसे अपने भाई के पेट से आवाज आते हुए दिखती है और वो कहता है कि चलो कुछ खा कर आते हैं। वो कन्वीनियंस स्टोर पर जाते हैं और वहां पर एक बहुत ही डिप्रेसिंग सी बात होती है। उसका भाई कहता है कि रामंस तो यहाँ पर है, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन रायन उसे कहता है कि टेंशन मत लो। वो अपने बैंक से बचे हुए सारे पैसे निकालता है और अपने भाई को कहता है कि तुम एक्सपेंसिव फूड आइटम में से जो चाहे वो ले सकते हो। उसका भाई पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है कि कहीं हमारे पैसे खत्म ना हो जाए, लेकिन उसके बाद वो चिकन नगेट्स उठाता है और बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने बहुत लंबे टाइम से रामन्स के अलावा कुछ नहीं खाया था। और उसका भाई कहता है कि मैं हमेशा से ट्राई करना चाहता है, लेकिन रायन कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर चलूंगा जहां पर तुम जो चाहे वो खा सकोगे। उसके बाद रायन वहां पर लॉटरी टिकट्स लेकर आता है और उसका भाई पूछता है कि तुमने कितने पैसे खर्च किए? और रायन बताता है कि मैंने अपनी सारी लाइफ सेविंग्स इस पर खर्च कर दी है। उसका भाई पहले तो पैनिक करने लग जाता है, लेकिन उसके बाद वो क्यूरियस होता है और पूछता है कि तुमने हर एक चीज पर सेम नंबर्स को मार्क क्यों किया है? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने अपार्टमेंट में होते हैं और उसका भाई बस परेशान हो चुका था, उसके चेहरे से पसीने आ रहे थे जब लॉटरी नंबर्स अनाउंस हो रहे थे, क्योंकि अगर वो लॉटरी नंबर्स नहीं निकलते हैं तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगे, उनके पास कोई पैसा नहीं होगा। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे होंगे। लेकिन उसकी चिंता बहुत जल्दी खत्म होने लग जाती है धीरे धीरे जैसे ही नंबर अनाउंस होते हैं और जो नंबर उसके भाई ने मार्क किया था वो एग्जैक्टली वही नंबर आता है और वो नंबर 1 विनर्स होते हैं। और वहां से वो खुश हो जाता है, वो सोचता है कि मैं लग्जरी डिनर एंजॉय कर सकता हूँ, हमारी जिंदगी बढ़िया हो सकती है, अब ना तो मैं कमजोर हूं ना ही मैं गरीब हूं। रायन ने एक ही बार में 20 लॉटरी टिकट्स पर सेम नंबर डाला था, मतलब वो नंबर 1 प्राइज 20 बार जीत चुका है। उसका भाई बहुत ज्यादा खुश होता है और वो चिल्लाने लग जाता है, लेकिन रायन उसे कहता है कि शांत हो जाओ, तुम नेबर्स को डिस्टर्ब कर दोगे। एक लाइफ में रायन भी कभी इतना ही खुश हुआ था, लेकिन अब उसे पता है कि प्लेयर्स की वजह से इकोनॉमी टैंक होगी और इस टाइम पर बहुत सारे पैसे जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, इसीलिए वो पहले पैसे इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद रायन बैंक में जाता है बहुत ही आराम से और वहां पर जाकर कहता है कि मैं नंबर 1 विनर हूं। और वो उसे देखकर सोचता है कि यार नंबर 1 विनर काफी यंग लग रहा है। वो रायन से पूछता है कि तुमने टिकट कहाँ खरीदी थी, और वो जैसे ही ब्रांच नंबर बताता वो पैनिक करने लग जाता है। अब हमें बताया जाता है कि जो पहली इन्फॉर्मेशन थी वो भी थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि एक आदमी उसके पास रिसेप्शनिस्ट के पास आया था और उसने उसे बताया था कि एक ही स्टोर से 100 टिकट परचेज की गई थी और वो सारे के सारे कोई ना कोई प्राइज विनर्स थे। इसका मतलब क्लियर था कि किसी एक इंसान ने उन सारी टिकट्स को खरीदा है और उसने क्लियरली कहा था कि अगर वो विनर यहाँ पर क्लेम करने के लिए आता है तो डायरेक्टर को यहाँ पर जरूर बुलाना। उसके बाद वहां पर डायरेक्टर आता है जो कि बहुत ज्यादा ईगर था उससे मिलने के लिए, उसे बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करता है और उसके बाद अपने ऑफिस में चलने के लिए कहता है जहां पर उसके सारे प्राइज मनी उसे मिल सकते हैं। और वहां पर उसकी सेक्रेटरी बहुत ही पोलाइटली उन दोनों को ग्रीट करती, क्योंकि उसे लग रहा था कि डायरेक्टर अपने बेटे के साथ वहां पर आए, लेकिन डायरेक्टर वहां पर क्लियर करता है कि ये हमारा नंबर 1 विनर है लॉटरी का। और रिसेप्शनिस्ट तभी के तभी समझ जाती कि ये वही लिविंग लेजेंड है जिसने एक बार में 100 टिकट्स को बाय किया था और सारे के सारे जैकपॉट्स हिट किए थे। अब वो कोशिश करती है कि पागल ना हो जाए और उससे पोलाइटली बात करने लगती है, लेकिन रायन उसे कहता है कि फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, ये रही मेरी टिकट्स, मुझे मेरा पैसा दो और कुछ नहीं। उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है जब वो ये देखती है कि सारी की सारी टिकट्स पर सेम नंबर है, सेम विनिंग नंबर। वो कंफर्म करती है, ऑथेंटिकेट करती है कि सारी की सारी टिकट्स असली है। और उसके बाद रायन उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि टोटल अमाउंट कितना
होगा और टैक्सेस में उसे 33% सरकार को देना पड़ता है, उसके बाद भी उसे 15 बिलियन वॉन मिलते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे जो कि बहुत ही कमाल का होगा, उसमें हाई सिक्योरिटी होगी और उसके साथ साथ वो ट्रेडिंग भी शुरू कर देगा। स्पेशली जब उसे पता है कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, वो अपना सारा पैसा उस पर डंप करेगा, फिर वो वैल्यूएशन में ग्रो होगा और उसके बाद उसके पास और भी ज्यादा पैसा होगा। उसके बाद वो जाकर ये न्यूज अपने भाई को बताता है कि हम एक बढ़िया सा अपार्टमेंट रेंट कर रहे हैं, हम अमीर हो चुके हैं। और उसका भाई कहता है कि हम खरीद ही क्यों नहीं लेते, हम अभी भी रेंट पर क्यों हैं। और वो बताता है कि टेक्निकली हम अमीर नहीं हैं, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत पैसे बचाकर बाकी सारे के सारे एक कॉइन में इन्वेस्ट कर दिए हैं। और वो फिर से शॉक हो जाता है कि मैंने उतने पैसे गंवाए हैं जितने टोटल मैंने आज तक जिंदगी में देखे भी नहीं थे। रायन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बूढ़े आदमी ने पहले टिकट्स बताई थी उसने अगले 4 राउंड की भी टिकट्स बताई हैं, तो हम गरीब नहीं होंगे। और उसका भाई उसे हिलाकर कहने लग जाता है कि भाई गलती से भी भूल मत जाइयो कि नंबर क्या है, क्योंकि अगर तू नंबर भूला हमारी जिंदगी दोबारा से वही हो जाएगी। और रायन मनी मन सोचता है कि मैं चाह कर भी नहीं भूल पाऊंगा, आखिरकार हमने इतनी जिंदगियां जी है, 99 बार वो जिंदगी जी है और हर बार मुझे वही नंबर याद रहता है। और जाते वक्त रायन उसे कहता है कि जल्दी से बैग पैक करना शुरू कर, हम अभी कभी मूव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उसका बुली होता है वो अभी भी दीवार में मुक्के मारकर सोच रहा होता है कि यार मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूं। वो दीवार में गड्ढे बना रहा होता है और वो सोचता है कि मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूं, मैंने अपने सारे पॉइंट्स पावर में लगाए थे, स्ट्रेंथ में लगाए थे। और तो और वो अलग इसलिए भी है क्योंकि उसे रून ऑफ स्ट्रेंथ मिला था, जिससे उसके स्टैट्स पॉइंट्स डबल हो जाते हैं। और इस टाइम पर वो इतने कॉन्फिडेंस में होता है कि उसे लगता है कि वो माइक टाइसन और बाकी सारे बॉक्सर्स को एक साथ हरा सकता है। इसके बाद वो सीधा जाता है रायन के घर पर, जहां पर उसका दरवाजा खटखटाता है कि ओए डरपोक सामने आ, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और उसके बाद वो रायन का चेहरा इमेजिन कर रहा था जब वो ये सब कुछ शुरू होने से पहले स्मर्क या फिर ग्रिन कर रहा था और उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता रहता है, ऊपर से एक बूढ़ा आदमी आता और कहता है कि अबे बेवकूफ तू कर क्या रहा है। उस बुढ़े को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बोलता है और कहता है कि अपना काम कर बुढ़े, तू ऐसे बात कर रहा है जैसे ये बिल्डिंग तेरी है। और वो कहता है कि एक्चुअली ये मेरी ही बिल्डिंग है, मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ। फिर वो बुढ़ा उससे पोलाइटली पूछता है कि क्या तुम उसके कोई दोस्त हो। वो अपने लास्ट 2 ब्रेन सेल का यूज करता है और कॉपरेट करने का फैसला करता है और पूछता है कि अरे हाँ, मैं उसका पुराना दोस्त हूँ, मैं बस यहाँ पर आया था उसे देखने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो कहीं किसी मुसीबत में ना हो। मैंने बहुत लंबे टाइम से उसे बात नहीं की थी। लेकिन वो बुढ़ा उसे न्यूज देता है कि वो दोनों भाई तो यहाँ से पहले ही जा चुके हैं, वो भी 2-3 दिन पहले ही। तुम कितने बेवकूफ हो, तुम किस तरह के दोस्त हो। उसने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि वो यहाँ से जा रहा है। और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर गया है, लेकिन वो कहता है कि उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ पर गया है। और तुम किस तरह के दोस्त हो, तुम्हें ये नहीं पता वो कहाँ गया है। लेकिन वहां पर रायन का भाई बिल्कुल अमेज्ड हो चुका था कि यहाँ पर इतनी अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं, यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। और वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान पहली बार गांव से शहर में आया हो और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहा हो। अब रायन का भाई उसे कहता है कि हमें इतने बड़े अपार्टमेंट की भी जरूरत नहीं है और ये काफी महंगा भी होगा। रायन कहता है कि इसका रेंट बस महीने का 22 मिलियन है। और वो हैरान हो जाता है कि 22 मिलियन, ये अपार्टमेंट हम दोनों के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है। लेकिन रायन उसे समझाता है कि मुझे इस घर के स्पेस की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ की सिक्योरिटी की जरूरत है। क्योंकि वो बताता है कि हर महीने की 1 तारीख को मैं कंप्लीटली रेंडर हो जाऊंगा, मेरे पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं होगी और मैं उस गेम में चला जाऊंगा। और उस टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा खतरा होगा और मुझे ऐसी जगह की जरूरत है जहां पर मेरी सेफ्टी हो। क्योंकि उसे पास्ट लाइफ में याद था, ऐसे हुआ था कि मोस्टली लोग उस गेम में जाकर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन असली दुनिया में उनकी बॉडी कंप्लीटली अनआर्म्ड और हेल्पलेस थी। इसीलिए वहां से कुछ लोग आते थे जो प्लेयर्स पहले ही हायर करके जाते थे, इसीलिए वो अगर गेम के बाहर मर गए तो अंदर भी मर जाएंगे। और ये सुनने के बाद उसका भाई थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है कि माफ करना, तुम्हें मुझ पर टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, मुझे समझाना पड़ रहा है। लेकिन रायन उसके कंधे पर हाथ रखता और कहता है तुझे सच में लगता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा? मैं बिल्कुल वापस आऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। और अपने भाई को कहता है कि बहुत लंबे टाइम बाद हमें कुछ मिला है तो एंजॉय कर, यहीं इसी बिल्डिंग में 5 स्टार होटल में, वहां से कुछ भी ऑर्डर कर ले, तब तक मैं अपने मैसेजेस चेक करता हूँ। और जब वो मैसेजेस चेक करने जाता है तो उसका जो ओल्ड बुली था उसने बहुत सारे वॉइस मेल छोड़े थे जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा और पूछ रहा था कि तू कहां पर, मुझे जल्दी बता, मैं वहां पर आता हूँ। अब रायन अगले दिन उठता और वहां पर उसका भाई कंप्लीटली तैयार था और बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। रायन उससे पूछता कि तुम कहां जा रहे हो और वो बताता है कि मैं राइस केक लेने जा रहा हूँ। रायन हैरान हो जाता है कि 99 लाइफ्स में उसके भाई ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। अब रायन
उससे पूछता है कि आखिरकार ओकेजन क्या है, और उसका भाई कहता है कि मैं बस नेबर्स को थोड़ा नाइसली ग्रीट करना चाहता हूँ, हम अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो क्यों ना सबसे मिला जाए, नेबर से दोस्ती की जाए। और रायन सोचता है कि ये काफी अच्छी बात है और कहता है कि जस्ट टू बी सेफ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जो पहले नेबर के पास जाते हैं वहां पर एक बूढ़ी औरत आती जो कि बहुत ज्यादा स्वीट थी, और वो सोचती है कि इस टाइम पर भी लोगों के अंदर ये ट्रेडिशन बचा हुआ है कि वो नेबर्स को ग्रीट करते, वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वो नेक्स्ट नेबर के पास जाते लेकिन वहां पर कोई नहीं होता, वो वहां से मुड़कर जाने लगते हैं, लेकिन वो तभी वहां से सामने से एक लड़की आ रही थी और वो बहुत ज्यादा स्वीट लग रही थी, और वो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी जिसे रायन का भाई तो जानता था लेकिन रायन नहीं जानता था। फिर वहां पर थोड़ी गहमा गहमी होती है कि उसका बॉडीगार्ड आ जाता है कि तुम कौन हो, ये क्यों लेकर आए हो, कहीं तुम स्टॉकर तो नहीं हो। रायन उन्हें समझाता है कि हम यहीं पर शिफ्ट हुए हैं, हम कोई स्टॉकर नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं कि तुम कौन हो। लेकिन उसका भाई बहुत ज्यादा फैन बॉय बन जाता है कि कितनी खूबसूरत है, कितनी फेमस है। और वो लड़की अंदर जाते वक्त उन दोनों की तरफ देखती है एक अपोलोजेटिक वे में, जैसे वो माफी मांग रही थी अपने बॉडीगार्ड की रूडनेस के लिए। और इस सेलिब्रिटी, इस लड़की का नाम होता है सीओ, और वो न्यूज पढ़ रही होती कैसे जो फेमस सेलिब्रिटी लोग होते जो दूसरे दुनिया में गए थे, उस गेम वर्ल्ड में गए थे, वो ज्यादातर मारे जा चुके हैं क्योंकि लोग उन्हें ढूंढते हैं, मारते हैं, वरना वो असली दुनिया में कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ हो जाता है और वो बहुत ज्यादा चिंता में होती है। और उसी टाइम पर उसके एक कलीग का फोन आता है कि उनके एक सीनियर दुनिया से चले गए हैं, तो क्या तुम उनके फ्यूनरल पर चलोगी। फिर वो वहां से स्नैप बैक करते और सोचते हैं कि यार मुझे कौन ही मारने आएगा, क्योंकि मैं इतनी फेमस भी नहीं हूं, मैं एक वन हिट वंडर हूं, और मुझे ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। अगर मुझे वो रून की स्पेशलिटी नहीं मिली होती उस गेम से तो शायद कोई मुझे पूछता भी नहीं। उसके बाद वो फोन को रखती है और उसके बाद उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड आता है, और उस टाइम पर वो सोच रही थी कि ये घर, ये गाड़ी, ये बॉडीगार्ड सब कुछ मेरी कंपनी ने असाइन किया है। बॉडीगार्ड आता है और पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। पहले तो वो मना करती है लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मुझसे फ्रीली बात कर सकती हो, और वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि रियल वर्ल्ड में भी और गेम वर्ल्ड में भी मैं कैसे सर्वाइव करूंगी, क्योंकि वहां पर सेलिब्रिटीज मक्खियों की तरह गिर रहे हैं। और उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हर स्टेप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें बचाऊंगा, एटलीस्ट मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद वो कहती है वो राइस केक सच में अच्छा लग रहा था, उन्हें ऐसे टर्न डाउन करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता कि तुम पहले ही मोटी हो रही हो, तुम और ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन फिर वो कहती है कि वो प्लेजेंट्रीज तो अच्छी होती हैं, ऐसे ट्रेडिशन आज के टाइम पर कौन रखता है, और ये बहुत ही नाइस होता अगर मेरे अच्छे नेबर्स होते। लेकिन वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बस कुछ देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए आते हैं, वो कोई ना कोई फेवर चाहते हैं तभी वो कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन सीओ को ये बात कन्विंस नहीं करती, क्योंकि उसे वो दोनों ही बहुत ही भले इंसान लग रहे थे। उसके बाद वो सोचती है कि उन दोनों में से एक तो 15 साल से ज्यादा का लग रहा था, और वो सोचती है कि यार कमाल की बात है, आजकल के यंग लड़के भी किसी को मैसेकर कर सकते, गॉब्लिन्स को मारते हुए आगे बढ़ सकते हैं जैसे कि कोई बड़ी बात ही नहीं थी। और उसका बॉडीगार्ड कहता है कि 100 गॉब्लिन्स को तो कोई भी मार सकता है, और वो कहती है कि कोई भी तो नहीं मार सकता, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टैलेंटेड होना पड़ेगा या फिर तुम जैसा कोई बॉडीगार्ड होना पड़ेगा, और फिर भी कोई भी उस ब्लैक सायत नाम के इंसान के कंपैरिजन में नहीं होगा। और वो ब्लैक सायत के बारे में सोचते हुए कहती है कि एक्चुअली मुझे उन गॉब्लिन्स के लिए बुरा लग रहा था जो उनके साथ हो रहा था, और ऐसा भी हो सकता है कि वो रियल लाइफ में कोई असैसिन हो। और वो सोचती है कि उस जैसा प्लेयर तो सेकंड राउंड को ही बहुत आसानी से सर्वाइव कर लेगा, लेकिन वो अपने लिए बहुत ज्यादा चिंता में होती है कि मैं कैसे वहां पर सर्वाइव करूंगी। रायन घर पर आता और उसका भाई वहां पर क्लीन कर रहा था क्योंकि उसके पास कोई और ज्यादा काम नहीं था करने को, और रायन उसे बताता है कि इस बार हमें उतने पैसे नहीं मिले जितने पिछले 3 लॉटरीज में मिले थे। और उसका भाई उससे पूछता है कि तुम वहां पर एक्सक्यूज क्या देते हो, उन्हें अजीब नहीं लगता होगा कि सारी सारी लॉटरी तुम ही जीत रहे हो। और रायन उसे कहता है कि एक बूढ़ा आदमी वो मेरे सपनों में आता, मुझे बता देता है कि क्या लॉटरी नंबर है। और ये सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि बस इसका लक है और इसके मन में वहम है और कुछ नहीं। उसका भाई उसे पूछता है क्या तुम अब भी सारे के सारे पैसे उसी कॉइन में डंप कर रहे हो, और वो कहता है कि हाँ हमारे पैसे डबल हो चुके हैं। और वो कहता है कि भाई ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है, अब हम उसे निकाल सकते हैं, हमारे पास काफी पैसे हैं। लेकिन रायन उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। उसके कुछ दिन बीतते हैं, वो बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अब नेक्स्ट लेवल आने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे थे, और वहां पर रायन बेड पर लेट जाता है और उसका भाई साइड में उसका ख्याल रख रहा था, और उसे कहता है कि बस जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरा ख्याल रखना, बाकी का सारा काम सिक्योरिटी देख लेगी और कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें वापस जरूर आना, और रायन उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे पुलिस के साथ क्या किया था, मैं जरूर वापस आऊंगा। और उसे कहता है कि जाओ तुम भी सो जाओ, क्योंकि हम दोनों सेम टाइम पर उठेंगे और मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। उसके बाद वो टेलीपोर्ट होता गेम में, और वहां पर बाकी सारे इंसान भी आ जाते जो पहले लेवल में थे, और वहां पर एनवायरमेंट
एनवायरनमेंट कंप्लीटली बदल चुका था। लोग हैरान थे कि ये किस तरह का एनवायरनमेंट है, पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं था। और सब लोग वहां पर रायन को ही देख रहे थे, मतलब ब्लैक सायद को देख रहे थे और उसके ओवरवेलमिंग ऑरा को देख रहे थे और उससे दूरी बनाए रख रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम लेवल 1 में ऐसा परफॉर्म करोगे तो सब दूर ही रहना पसंद करेंगे। उसके बाद वहां पर एक नई एंजल आती है जो कि बिल्कुल उसकी जैसी ही दिख रही थी। वहां पर लोग सवाल करने लगते हैं कि वो एंजल कहां पर गई, और वो कहती है उसका कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पा रही थी और उस टाइम पर वो स्माइल कर रही थी। लेकिन उन सब वो कहती कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही क्वालिफाइड हाथों में हो। और उसके बाद वो अपने मेजेस्टिक विंग्स खोलती है और अनाउंस करती है कि लेवल 2 है क्या। उन सब के सामने विंडो पॉपअप होती है जो कि उनके सिस्टम विंडो में बताती है कि उन्हें करना क्या है। उन्हें अगले 3 घंटे में एक जोन रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। और ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें सीधा लड़ाई में फेंक दिया जाएगा। उनमें से एक इंसान पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सर्वाइवर जितने अभी हैं उतने ही इस राउंड के बाद रहेंगे, जिससे वहां पर एक एक्साइटमेंट की वेव आ जाती है। और उसके बाद वो एंजल एक्सप्लेन करती है कि इसका मतलब क्या है, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आज कोई बैटल नहीं होने वाली, कोई लड़ाई नहीं होने वाली। तुम्हें बस और बस एक जोन रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है और उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी। जो वो कहेगा वो बाकी सबको मानना पड़ेगा और वो मजबूर हो जाएंगे वो मानने पर। अब वो कमांड कुछ भी हो सकती है। अगर वो तुम्हें कीड़े की तरह रेंगने के लिए कहेगा तो तुम्हें वो करना होगा और तुम करने पर मजबूर हो जाओगे। अगर वो तुम्हें कुछ करने के लिए कहता है तो वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। कुछ लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट पावर होगी बाकी सब के ऊपर। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यार वोट किसको करें, क्योंकि इतना ट्रस्टवर्दी तो कोई नहीं है। और सबको बताती कि 3 घंटे बाद सबके पास एक चांस होगा कि वो वोट कर सकते हैं। और एक ब्लू बालों वाला लड़का उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई छुपी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन वो एंजल एक बहुत ही अजीब सी स्माइल के साथ उससे कहती है कि नहीं, कोई कंडीशंस नहीं है, एंड आई एम श्योर कि वहां पर कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर होंगी। वो उन सबको कहती एक बार जब तुम वोट कर दोगे उसके बाद तुम्हें आराम से घर जाने का मौका मिलेगा और ये बहुत ही चिल राउंड है। उसके बाद बहुत सारे लोग वहां पर खुश होते हैं, लेकिन रायन बस अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ सामने देख रहा होता है। वो एंजल वहां से गायब होती है और जाते वक्त वो कहती है कि टाइम लिमिट के अंदर अपना फैसला ले लेना। और उसके बाद वहां पर एक टाइमर आ जाता है। वहीं पर जो बुली होता है वो गुस्सा हो जाता है, वो सोचता है कि किसी को तो पीट देता हूँ। उसका दोस्त उसे शांत कराने की कोशिश करता है और वो कहता है कि यार फायदा क्या हुआ, मैंने अपने सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए और अब मुझे लड़ने को भी नहीं मिल रहा है। अब रायन पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था और वो कंफर्म कर लेता है इसे रूइन ऑफ स्ट्रेंथ मिला होगा। उसके बाद वो सोचता है कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे पास्ट 99 लाइफ में चला था। और उस टाइम पर वो अपने आप से ही बात करता है कि जहां पर सारे लोग आर्ग्यू कर रहे होंगे कौन वोट डिजर्व करता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज को ओवरलुक कर रहे हैं और वो जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है। और वो सोचता है कि अगर यहाँ पर मेन मिशन है तो यहाँ पर साइड मिशन या साइड क्वेस्ट भी होंगे। और लेवल 2 का साइड क्वेस्ट होता है क्लास सिलेक्शन, जो कि लेवल 10 पर आता है। और रायन चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी रीपर क्लास को एक्टिवेट कर ले ताकि उसे वो सीक्रेट पावर्स मिल जाए जो उसे लेवल 10 पर मिलने वाली थी। वहां पर उसे एक हॉबगॉब्लिन दिखाई देता और वो एक ही बार में उसे कट कर देता है। और तो उसकी जो स्पेशल एबिलिटी थी उसके एक्सपीरियंस पॉइंट प्लस जो उसे रिवॉर्ड मिलते हैं उन सब को डबल कर देती है। और ये करने के बाद उसके मन में आता है कि हंट करना सही चॉइस थी। अब रायन सोचता है कि यहाँ पर अगर एक गॉब्लिन था, यहाँ पर और भी बहुत सारे होंगे। उसे बाकी सारे गॉब्लिन्स दिखाई देते, अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थी। रायन खुश होता और उसके बाद उन पर अटैक शुरू करता है। उन सबको काट कर अलग करने के बाद वो अपने स्टेटस विंडो ओपन करता और वो लेवल 8 पर पहुंच चुका है। नहीं सॉरी, वो लेवल 9 पर पहुंच चुका है। अब उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने स्टैट पॉइंट्स को कहां पर एलोकेट करेगा। उसका बहुत मन करता है कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल देता हूं, लेकिन वो उस चीज को इग्नोर करके सारे के सारे पॉइंट्स एजिलिटी में डाल देता है, क्योंकि स्ट्रेंथ जरूरी है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे तेज है और तुम पर पहले अटैक लैंड कर देता है तो। और तो उसे ये भी पता था ये रीपर क्लास जो अटेन करने वाला है उसमें मैजिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज हो जाती हैं, तो क्यों ना वो इस टाइम पर एजिलिटी को बढ़ा ले ताकि उसके सारे स्टैट पॉइंट्स एक जैसे हो जाएं। और तब रायन को किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है और वो सोचता है कि यार मैं फाइट में इतना बिजी हो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया और बहुत टाइम से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो अपना डैगर सामने निकालता और कहता इस सामने आ जाओ, अगर मैं वहां पर आया तो एक बार बोलने का भी मौका नहीं दूंगा। और वो बाहर आते वहां पर एक लड़की थी जो कि बिल्कुल उस एक्ट्रेस जैसी दिख रही थी और वो ब्लिंक करता और वहां पर एक और लड़का आ जाता और ये लाइकली उसका बॉडीगार्ड होगा। और उसके बॉडीगार्ड का जो नाम होता है वो एक और प्लेयर से एसोसिएटेड होता है
जो कि बहुत ही पावरफुल है, और रायन ने डिसाइड किया था कि वो बाद में जाकर उसे रिक्रूट करेगा ताकि वो उसके टॉप 5 में आ सके। और वहां पर उसका बॉडीगार्ड कहता है कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी तुम्हें हार्म करने की, इसीलिए तुम्हें गुस्सा रहने की जरूरत नहीं है। पहले तो रायन को समझ नहीं आता कि मैं इसे लेवल 20 पर मिलने वाला था लेकिन अभी मिल गया, तो थोड़ा सा ऑफ गार्ड हो जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि ये इस सेलिब्रिटी के साथ क्या कर रहा है, और तब उसे चमकता है कि ये शायद उसका बॉडीगार्ड हो सकता है, और इसे शायद उसी प्लेयर ने भेजा होगा जिसे बाद में रायन रिक्रूट करने की सोच रहा है। अब रायन सोचता है कि आखिरकार कब से ये मेरा पीछा कर रहे थे, और वो इसलिए भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि फ्यूचर अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो रहा है। और रायन उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम कब से मेरा पीछा कर रहे थे, और वहां पर वो लड़की बताती है कि हम स्टार्टिंग से ही तुम्हारे पीछे थे। आई एम सॉरी, आई होप कि मैंने ओवरस्टेप नहीं किया होगा। लेकिन वो कहती कि मेरे पास एक प्रपोजल, और वो कहती है कि तुमने लेवल 1 को बहुत आसानी से क्लियर कर लिया था, तो क्यों ना एक टीम बना ले। और रायन उससे कहते कि एक टीम बनाने का फायदा तभी होता है जब दोनों को कुछ मिलता है, और मैं परफेक्टली फाइन हूं अकेले लेवल क्लियर करने में, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ टीम क्यों बनाऊं। अब वो पहले तो कहती कि हमें थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए, हम वापस चलते हैं, लेकिन रायन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं है, और वहां से चला जाता है। अब उसके बाद वहां जाने के बाद वो लड़की नीचे घुटनों पर बैठ जाती है जैसे वो कोलैप्स हो गई हो, और वो कहती है कि इसका ऑरा बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था, ये सिर्फ कहने के लिए नंबर 1 नहीं है, ये सच में नंबर 1 है। लेकिन उसका बॉडीगार्ड कहता है ओवरवेलमिंग ऑरा, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। और उसके बाद उसे डांटने लग जाता है कि मैंने पहले ही कहा था कि इस जैसे लोग टीम में ढंग से फिट नहीं होते हैं, यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं था, तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बनना होगा, तुम सर्वाइव कैसे करोगी। और हमने इसके पीछे आकर अपना टाइम वेस्ट किया है, जो अनविलिंग है, जो टीम प्लेयर नहीं है, हमें यहाँ पर आकर कुछ नहीं करना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। और उस एक्ट्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी पीसफुल स्टेज पर भी उसे गॉब्लिन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो भी वहां पर जाकर उन्हें हंट करेगी ताकि वो भी एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर सके। और वहीं एक हॉब गॉब्लिन देख रहा था कि आसपास कोई है तो नहीं, और तभी पीछे से रायन आता और उसे खत्म कर देता है। सिस्टम विंडो आती है जहां पर बताते हैं कि तुमने 60% गॉब्लिन्स को मार दिया है। और इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाता और ये सोच पाता कि यार टीम बनाना कितना रिडिकुलस चीज है, तभी वहां पर हाइना जैसे मॉन्स्टर आते जो कि बहुत टॉल थे। और रायन उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता और सोचता कि फाइनली लक मेरी तरफ है, क्योंकि इन सबको मारने के बाद मैं लेवल 10 पर पहुंच जाऊंगा। वो जाता है, सबको काटना शुरू करता है, और वो सारे मॉन्स्टर कन्फेटी की तरह उसके आसपास गिरते हैं। और फाइनली सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आती है वो लेवल 10 पर पहुंच चुका है। अब वहां पर सिस्टम विंडो आती है, सब क्वेस्ट के बारे में बताती है। ज्यादातर लोग इस टाइम पर स्ट्रगल कर रहे होंगे कि हिडन जो आइटम्स हैं या फिर हिडन बेनिफिट्स हैं उन्हें कैसे लेना है, लेकिन रायन क्लियरली उस पर फोकस रहता और उसे पता था कि अगर तुम्हें एक असैसिन बनना है तो तुम्हें बहुत ही प्रिसाइजली किसी पर अटैक करना होगा, तुम्हें बजरकर बनना है तो तुम्हें 1 घंटे तक फाइट में रहना होगा। तुम किस तरीके से फाइट करते हो वो डिटरमाइन करता है कि तुम आगे जाकर क्या प्रोफेशन चूज करते हो। और रायन पास्ट लाइफ में हमेशा जाकर बजरकर या फिर अटैकर या फिर असैसिन में जाकर स्टक रह जाता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्लास को चेंज कैसे करना है। लेकिन अब उसे पता है और वो एंजल्स ब्लड को यूज करता है आइटम की तरह, जिससे वो अपनी क्लास को चेंज कर सकता है। सिस्टम उसे वार्न भी करता है कि तुम सोच लो, इसके बाद तुम वापस नहीं जा पाओगे। और रायन बिना सोचे समझे यस कर देता, क्योंकि उसे पता था कि इसके बाद क्या होगा। और उसके चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा आ जाता और उसके बाद उसे ग्रिम रिपर रून मिलता है जिसे वो क्रैक करता है, और उसके बाद उसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एक हथियार भी मिलता है, और तो और उसे अप्रेंटिस रैंक भी मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और इस गेम में एक और चीज होती है कि अगर तुम ढंग से क्लास चेंज नहीं कर पाते हो तो तुम हमेशा के लिए एक रुकी रह जाते हो, जो कि उसके केस में बहुत ही फायदेमंद रहा है, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अटैक करने की सोची और उसने लेवल 2 पर ही क्लास चेंज कर ली है। रायन वो पहला प्लेयर बना था जिसने क्लास चेंज की थी, इसीलिए उसे एक और कमाल की स्किल मिलती है जिसका नाम होता है जनरल स्किल ट्रैकिंग। अगर वो किसी इंसान को जानता है तो उसे ट्रैक कर सकता है, बस उसे ये पता होना चाहिए कि वो कौन है। वो उस बॉडीगार्ड के लिए लॉक करता है और उसे ढूंढता है। जैसे ही एक बीप की साउंड आती है उसे दिखाता है कि वो बस 200 मीटर दूर है। अब रायन सोचता है कि वो मेरे पीछे यहाँ पर आए होंगे, और वो सोचता है कि मैं जाकर उसे विजिट करता हूँ। अगर मैं उसकी हेल्प करूंगा तो शायद आगे जाकर जो उसका बॉस है जिसे वो रिक्रूट करने की सोच रहा है उससे बात करने में आसानी होगी। लेकिन उसके बाद हमें वो बॉडीगार्ड और एक्ट्रेस दोनों दिखाए जाते हैं। वो किसी चीज से डरकर भाग रहे थे जहां पर वो बहुत ज्यादा चिंता में होता है, लेकिन वो अचानक से घुटनों पर गिर जाती है और कंप्लेन करने लग जाती है कि तीर से उसके पैर पर जो चोट लगी थी वो बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। लेकिन उसका बॉडीगार्ड पूरी कोशिश करता है उसे उठाने की कि भागो, हमारी रियल बॉडीज हार्म नहीं होंगी अनटिल और अनलेस हम यहाँ पर सर्वाइव करते हैं।
उसे कहता है कि चलो चलो, लेकिन तभी पीछे से एक बहुत ही नेस्टी आवाज आती है और ये वही बुलीज हैं जो पहले रायन को बुली करते थे असली दुनिया में, और वो इन्हें हंट कर रहे थे। और अब वो बॉडीगार्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अब खड़ी हो जाओ, अब हमारे पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो बुली उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत है और बेवकूफी भी है कि तुम्हें लगता है कि तुम हम चारों को हरा सकते हो। और वहां पर उसका बॉडीगार्ड ट्राई करता है कि वो बात करके उसे मना ले, जैसे नारुतो करता है या फिर लूफी करता है, लेकिन नहीं। वहां पर वो बॉडीगार्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वो वहां पर रिवील करते हैं कि हमें पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, हमें तो बस वो सुंदर चेहरा चाहिए। और उसके बाद वो दोनों डिस्गस्टेड हो जाते हैं इन चारों से कि क्या सोच रहे थे, और वो बताते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रियल एक्ट्रेस है या फिर उस जैसे दिखने वाली कोई लड़की है। और तो और बॉडीगार्ड वो कहते हैं कि हम तुम्हें जाने देंगे, बस तुम यहाँ से मुड़ो और दफा हो जाओ। और बॉडीगार्ड सोचता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं स्टार्टिंग में ही इसे डिच कर देता, लेकिन एक थॉट उसके दिमाग में आ रहा था कि अगर इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो मैं अपने बॉस को फेस नहीं कर पाऊंगा, जो कि ज्यादा बड़ी मुसीबत है। और उसका डर काफी होता है उसे फोर्स करने के लिए कि अब वो लड़ने के लिए तैयार है। वो एक आखिरी कोशिश करता है और उन्हें कहता है जो तुम करने वाले हो वो इलीगल है, लेकिन वो बुली हंसने लग जाता है और कहता है कि कहाँ कंप्लेन करोगे, उस एंजल को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी प्लेयर्स को उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, असली दुनिया में वहां पर कोई प्रूफ नहीं है। अब बातें काम नहीं कर रही थी, इसीलिए उसका बॉडीगार्ड लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले ही कुछ होता, किसी की आवाज आती है और वहां अंधेरे में से ब्लैक सायत निकल कर आता है। वो ट्री के अगेंस्ट में खड़ा था, ऑरा फार्म कर रहा था और धीरे धीरे चल कर आता है। सब लोग दूर हटना शुरू हो जाते हैं और वो कहता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, मुझे भी बताओ। पहले तो बुली बोलने की कोशिश करता है, लेकिन रायन उसे चुप करवा देता है कि चुप बैठ। उसके बाद उस एक्ट्रेस और उसके बॉडीगार्ड से पूछते हैं कि हो क्या रहा है। वो बताते हैं कि वो इस लड़की के पीछे हैं और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं बाद में तुम्हें रिपेस जरूर करूंगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। और वहां पर रायन उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या ये बात सच है। वो ऐसे ही श्रग ऑफ करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि अपना काम करो, लेकिन ब्लैक शायद ये सब कुछ बर्दाश्त करने वाला नहीं था। अचानक से उसके आसपास एक बहुत ही ऑमिनस और आ जाता है और रायन वहां पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि ये मेरे दोस्त है और इनके टाइम ऑफ नीड में मैं इनका साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। और अपना रीपर क्लास का वो हथियार निकाल लेता है और मनी मन सोच रहा होता है कि अगर मैं इस पर फेवर करूंगा तो इसके बॉस के साथ ढंग से डील कर पाऊंगा। और ऊपर से कमाल की बात ये है कि ये बुली इसे वैसे भी पसंद नहीं था, तो ये तो बस उसके लिए एडिड बोनस है और कुछ नहीं। और उस बुली को भी पता होता है कि उसके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसने भी रायन को देखा था कि वो गॉब्लिन से कैसे लड़ रहा था। और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या करना, क्या तुम्हें लड़ना है। लेकिन वो बुली कहता है कि क्या तुम हमें जाने दोगे, और वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जब तुम एक कुत्ते की तरह यहाँ पर जीभ निकाल कर भीख मांगोगे और जमीन पर गिड़गिड़ाओगे तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वो बुली समझ जाता है कि वो बस उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है उसके दोस्तों के सामने और उस लड़की के सामने, इसीलिए वो कहता है कि नहीं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रेन किया था तो अब तो मैं इसे हरा ही सकता हूँ। तो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस के साथ वो उसे कहता है कि मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। और रायन कहता है कि क्यों नहीं, ट्राई कर सकते हैं। और वो अपने हथियार को अंदर रख देता और कहता है कि फेयर फाइट नहीं होगी, फेयर फाइट होगी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। और वहां पर वो बुली सोचता है कि हाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो मैं ही जीतूंगा। वो जैसी फाइट के लिए प्रिपेयर करते हैं, रायन अचानक से गायब हो जाता और भागते उसकी तरफ आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। वो उड़ते हुए दूर जाता और अपने पेट को पकड़कर बैठ जाता क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। और उसके बाद काफी पंच एक्सचेंज करने के बाद रायन उसे पीटना शुरू करता है और उसके मुंह पर जोरदार मुक्के मारता है, मारता है, मारता है। और उस टाइम पर उस बुली के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इतनी जोर से कैसे मार सकता है, क्या ये कोई मशीन है, क्या ये कोई गॉड है। और उस टाइम पर उसे रियलाइज होता है कि रायन उससे कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा ही ताकतवर है। और वो सोचता है कि इसके पास तो रून ऑफ स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है। और वो बुली तो गिर जाता है, रायन वहां पर उसके ऊपर खड़ा होता है, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ पीस बिगाड़ देते हैं उस बुली के दोस्त, जो एक एरो फायर करते हैं जहां पर वो लड़की चिल्ला रही थी डॉज करो। और ऑब्वियसली रायन और ब्लैक सिंथ उसके रिफ्लेक्स इतने तेज थे कि वो अचानक ही उसे डॉज कर लेता है। अब इसके बाद रायन भागते हुए आगे जाता है, एक के बाद एक उसकी एरोज को डॉज करता है, उसके सामने जाकर कहता है कि तुम जिस भी भगवान को प्रे करते हो कर लो, क्योंकि तुम्हारा लक तब खत्म हो गया था जब तुम मुझसे टकराने के लिए आए थे। और उसका हाथ ही अलग कर देता है। उसके बाद जो उसके बाकी दो दोस्त होते हैं वो डर जाते, लेकिन तब भी रायन को चैलेंज करने की हिम्मत करते हैं। रायन अपना ब्लैक सायत निकालता है और उसे कहता है कि प्रिपेयर हो जाओ, और वो एक क्लीन स्लैश करता है जिससे उसके पैर अलग हो जाते हैं और वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है और पूरा एनवायरमेंट दर्द से भर जाता है। अब वो आखिरी मेंबर के पास जाता है जिसके हाथ में पहले से ही हथियार था और उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना तुमने क्या शुरू किया था। और उसके बाद उसके ऊपर भी वो मार्क आ
जाता है जो बाकी सबके ऊपर आया था और उसका हाथ भी अलग हो जाता है। अब वो सब डर से वहां कर्रा रहे थे, चिल्ला रहे थे, जहां पर रायन दूसरी तरफ आकर सोचता है कि यार ये फाइट बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे मजा भी नहीं आया, ना ही कोई वर्कआउट हुआ। हालांकि फाइट खत्म हो चुकी थी, लेकिन रायन तब भी उनके पास जाता उन्हें इतना डराने के लिए कि वो कभी सोचे भी ना किसी और के साथ ये करने की। और वो सब इतना डर जाते कि उन्हें लग रहा था कि आज उनकी जिंदगी यहाँ पर चल ही जाएगी। लेकिन रायन अपने उस ब्लेड को साफ करता है और कहता है कि थोड़ा टफ बनना पड़ेगा तुम्हें, क्यों तुम यही कह रहे थे ना। वो सोचता है कि इनके साथ बहुत हो चुका, और उसके बाद उसका ध्यान जाता है उस बुली की तरफ जो कि पेड़ के पीछे छुप रहा था। और रायन उसे कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते, मुझे हमेशा पता होगा कि तुम कहां पर हो, बाहर आओ। और इसी के साथ एक क्लीन स्लैश के साथ उसका भी हाथ अलग हो जाता है और वो दर्द से चीखने चिल्लाने लग जाता है। और रायन उसे कहता है कि तुम तो दर्द बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, सोचो कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। और ऑब्वियसली ये वो मन में कहता है। रायन उसे सोचने का या समझने का मौका भी नहीं देता और इसी के साथ दूसरा हाथ भी अलग कर देता है। और वो दोनों इस सीन से अपनी नजरें नहीं हटा पाते हैं। और उस टाइम पर उसका बॉडीगार्ड सोच रहा था कि यार ये कितना ज्यादा रूथलेस है, लेकिन फिर वो सोचता है कि यार ये मेरे बॉस जितना ही स्ट्रांग होगा। अब रायन उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहते हैं कि हाँ। और रायन उन्हें कहता है कि तुम्हें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनके पास फिजिकल और मेंटल दोनों की स्ट्रेंथ नहीं है कि ये कुछ भी कर पाए, बस टाइम आने पे ये वोट कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। अब वो लड़की बहुत ज्यादा चिंता में हो जाती है और सोचती है कि अगर उससे पहले खून निकल कर ये तो क्या होगा। और रायन कहता है कि वो हम किस्मत पर छोड़ देते हैं। और वो सोचता है कि यार ये लड़की इतनी ज्यादा सॉफ्ट क्यों है, ये इसे परेशान कर रहे थे, न जाने क्या क्या करने के लिए आ रहे थे, और इसे इनकी चिंता हो रही है। और रायन सोचता है कि ऐसा क्यों है, क्या ये सच में ऐसे ही, या फिर ये अपनी नाइस गर्ल इमेज के लिए सब कुछ कर रही है, इसे इतनी आदत हो गई है पब्लिक में नाइस गर्ल प्ले करने की। और तभी उसका बॉडीगार्ड उसके थॉट्स को इंटरप्ट करता है और कहता है कि सुनो, कि तुम इन्हें जिंदा छोड़ रहे हो, कहीं कोई बाद में कुछ होगा तो नहीं। और रायन कहता है कि यहाँ पर किसी को मारना असली दुनिया में कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखाता है। और ये सुनते ही उन सब के चेहरे से रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये उन्हीं का डायलॉग था। और बॉडीगार्ड कहता है कि ये बाद में अगर तुम्हारे पीछे आएंगे तो। और रायन कहता है कि देखो इनकी तरफ, ये कहीं नहीं जाएंगे और मुझ पर अटैक तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और कहता है कि इन्हें एक्चुअल में यहाँ से एलिमिनेट करना हमारे लिए ही नुकसान की चीज होगी, क्योंकि आगे जाकर हमारे पास कम प्लेयर्स होंगे। और तब उस बॉडीगार्ड को रियलाइज होता है कि रायन ये ब्लैक शायद वो सिर्फ और सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो समझदार भी है। अब रायन वहां से जाने लगता है और वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम अपने अकाउंट डिटेल्स हमें बता सकते हो, हम तुम्हें पैसे पे कर देंगे। लेकिन रायन उसे कहता है कि छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और वो एक्चुअल में हैरान हो जाता है कि ऐसा भी इंसान है जिसे जिंदगी बचाने के बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब उसके बाद बॉडीगार्ड देखता है कि वहां पर वो बुली दर्द से करहा रहा था, वो सोचता है कि इसे खत्म कर देता हूं, लेकिन उसके बाद वो रायन के एडवाइस को ही फॉलो करता है, उस पर थूक कर वापस चला जाता है जहां पर वोटिंग हो रही थी। अब वहां पर पहले डिस्कशन हो रही थी, फिर वहां पर टेम्पर बढ़ता है और वहां पर सबकी लड़ाई होने लग जाती कि मैं अच्छा लीडर बनूंगा, मैं अच्छा लीडर बनूंगा। एक मोटा सा लड़का कहता है कि मेरे पापा पॉलिटिक्स में है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अभी चैलेंज जितना सिंपल दिख रहा था उतना सिंपल है नहीं। एंजल ने कहा था कि ये बिल्कुल पीसफुल होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन इन एंजल्स की बात पर तुम उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना कि पॉलिटिशियंस पर, मतलब बिल्कुल नहीं। क्योंकि एंजल ने स्पेसिफिकली कहा था कि तुम्हें एक टाइम पर, मतलब स्पेसिफिक टाइम के बाद वोट करना है, और ये कभी भी नहीं कहा गया था कि ये प्लेयर्स एक दूसरे को नहीं मार सकते। तो आखिरकार यहाँ पर कितने प्लेयर्स बचेंगे, कौन किसको वोट करेगा, और उसमें ब्लैक शायद क्या जो हमारा हीरो है वो कुछ कर पाएगा, क्या वो टॉप पर आ पाएगा, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तभी वहां पर एक बहुत ही करिज्मेटिक आवाज आती है जो उन्हें सबको कहती है कि बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। अब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे इस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है कि किस इंसान को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। और उसका कॉन्फिडेंट रिप्लाई सुनकर सब लोग हैरान रह जाते और वो मन ही मन बस हंस रहा था कि ये सब के सब लोग कितने ज्यादा गलेबल हैं, मेरी पावर्स बिल्कुल पहले की तरह काम कर रही हैं और ये सब मेरे इन्फ्लुएंस में आकर मेरे बात मान रहे हैं। क्योंकि इसे मिला था रून ऑफ परसुएशन, लेकिन शुरुआत में इसे लगा था ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि पहला राउंड था वो था मॉन्स्टर से लड़ने का राउंड, और वहां पर तुम किसी को परसुएट करके क्या ही कर लोगे, अपनी बात मनवा भी लोगे तो क्या करोगे। लेकिन उसी राउंड में इसे पता चल जाता है कि इसे बहुत ही काम की चीज मिली है। वो वहां पर कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि तुम वहां पर जाओ और उन पर अटैक करो, जबकि बात ये होती है कि वो जिन गॉब्लिन से लड़ रहे थे वो ऑलमोस्ट मरने ही वाले होते, लेकिन ये उन्हें परस्यू करता है, इन्फ्लुएंस करता है और दूसरी तरफ भेज देता है, और उन
उन गॉब्लिन्स को खुद मारकर अपना किल काउंट पूरा करता है और अपनी प्लेस को सिक्योर कर लेता है। और अब वो राउंड 2 में आ जाता है, जहां पर उसका रून बहुत ज्यादा कमाल का है। यहाँ पर पूरा पूरा गेम ये है कि तुम्हें दूसरों को मनाना है कि मुझे लीडर बना दो। वो कहता है कि अपने आसपास पहले 4 या 5 कैंडिडेट्स को चुन लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि किसे लीडर बनाना है। और वो सब नॉट करने लगते हैं, हाँ करने लगते हैं, क्योंकि वो सब ब्रेन वॉश हो चुके थे। और वहां पर वो मोटा आदमी जो पहले कह रहा था कि मेरा बाप एक पॉलिटिशियन, वो कहता है कि मैं अपना नाम लेता हूं, लेकिन उसे कह देता कि मुंह बंद रखो, और सेल्फ नॉमिनेशन अलाउड होता तो सब लोग अपना ही नाम लेंगे ना, किसी दूसरे प्लेयर का नाम लेना है। और बाकी सब लोग भी इस चीज पर अग्री करते क्योंकि उन्हें ये फेयर टर्म्स लग रही थी। लेकिन वो मनी मन सोच रहा था कि यार इन सबको इन्फ्लुएंस करना कितनी आसान बात है, बेवकूफ है ये। और इस ब्लू हेयर्ड मैन को, जिसका नाम होता है मिंट, उसे पता था कि जो भी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखेगा ज्यादातर पब्लिक उसे ही वोट करेगी। और एक इंसान उसके ट्रैप में फंस जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें वोट करता हूं, तुम बहुत ही करिज्मेटिकली और कॉन्फिडेंटली सबको कमांड कर सकते हो, तो तुम एक सही लीडर रहोगे। और जैसे जैसे आप बात आगे बढ़ती है तो लोग उसे वोट करने लग जाते, क्योंकि एक इंसान ने नाम लिया, फिर भेड़ चाल होगी और सब लोग उसे ही वोट करेंगे। अब वो पूछता है कि किसी और को किसी एक प्लेयर का नाम सजेस्ट करना है, तो एक इंसान कहता है कि मैं ब्लैक शायद का नाम लेना चाहता हूं। अब ये टोटली सेंस बनाता है क्योंकि वो नंबर 1 पर आया था। फिर 2 और प्लेयर हाथ उठाते जो कहते हैं कि जो 2nd और 3rd रैंक पर आए थे मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। अब 4 प्लेयर हो गए थे। वहां पर मिंट सबसे पूछता है क्या कोई और किसी का नाम लेना चाहेगा, लेकिन वहां पर क्राउड बिल्कुल शांत रहता है और वो कहता है कि ठीक है, 4 प्लेयर्स फाइनल हो चुके हैं। और वो सारे नॉमिनीज को बुलाता है कि आप सब लोग आगे आ जाइए और हम चारों एक एक करके स्पीच देंगे ताकि लोग हमें वोट करें। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो अपनी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश होता है और सबसे पहले खुद स्पीच देने लग जाता है। अब वो कुछ ही वर्ड बोल पाता है तभी पीछे से एक बहुत ही रूड और एरोगेंट आवाज आती है और वहां पर एक ब्राउन बालों वाला आदमी जो कि बिल्कुल गुंडे जैसा लग रहा था, वो वहां पर चिल्लाते हुए आता है कि अपनी बकवास बंद करो। और इसने अपने कैरेक्टर का नाम रखा हुआ था लाइफ ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री। एक तो कोई इसकी इंग्लिश ठीक करो। उसके अलावा वो वहां पर आकर कहता है कि मैं यहाँ पर कोई नाइस इंसान बनने के लिए नहीं आया हूं। और वो वहां पर आते ही उसे कहता है कि तुम किस तरह की स्कीम चला रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो आगे जाता उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे रियलाइज होता है कि उसके रून का या फिर उसके इन्फ्लुएंस का इस गुंडे पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब पहले तो मिंट को लगता है कि इसने झूठ को पकड़ लिया, लेकिन फिर वो सोचता है कि अरे नहीं, बस लकी गैस होगा। उसके बाद वो उसकी बैकग्राउंड पर कि वो कहां से आता है, वो किस तरह के प्रोफेशन में था, उसके मैनर्स कितने कम हैं, इस सब पर पॉइंट आउट करने लग जाता है, इस उम्मीद में कि उसकी पावर काम करेगी, वो उसे भी इन्फ्लुएंस कर पाएगा। लेकिन बदले में होता ये है कि वो लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और मिंट को भी ये रियलाइज हो जाता है कि उसकी पावर्स का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन मिस्टर डॉक्यूमेंट्री उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और फिर क्राउड की तरफ मुड़ जाता है कि तुम सब के सब मुझे वोट करोगे, वरना मैं वोट करने से पहले ही सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी मिंट बीच में आता और कहता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। अगर तुम ऐसे लोगों को धमकी दोगे तो कोई भी तुम जैसे बेवकूफ को तो फॉलो नहीं करेगा। तुम्हें छोटे बच्चे की तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए, रोते हुए वो भी। और 2 मिनट के लिए मिस्टर डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल शांत रहता और उसके बाद अपने ब्लेड से एक स्लैश करता है और मिंट की सांसें रुक जाती हैं। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तुम देख ही सकते हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है और उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। और उसके बाद मिस्टर डॉक्यूमेंट्री सबको कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। लेकिन ये देखकर लोग उसे अक्यूज करने लग जाते हैं, उसे भला बुरा बोलने लग जाते हैं। अब कुछ लोग वहां पर स्टैंड आउट करते जो बहुत ज्यादा बोल रहे थे और मिस्टर डॉक्यूमेंट्री जाता है और अपने और गुस्से को निकालता है और कुछ और की जिंदगी खत्म कर देता है। और उसका चेहरा बिल्कुल डीमन की तरह हो गया था। उसे इस चीज में मजा आ रहा था। पहली बार वो अपने मन की सेटिस्फेक्शन से सब कुछ कर पा रहा था, जो कि वो असली दुनिया में नहीं कर पाता। और उसे 1% भी गिल्ट या फिर रिमोर्स नहीं था। अब उसके ब्लेड से लाल लिक्विड नीचे गिर रहा था और वो सब की तरफ उसे पॉइंट करता और कहता है कि अगर किसी और में हिम्मत है तो कहकर दिखाओ कि तुम मुझे वोट नहीं करोगे। लेकिन क्राउड वहां पर बहुत ज्यादा शॉक में था और डर में था, तो कोई भी कुछ नहीं बोलता। और वो गैंगस्टर बहुत ज्यादा खुश होता और उसे लग रहा था कि अब कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा रिप्रेजेंटेटिव बनने से। और अब उसके दिमाग में बस एक ही काम था कि जैसे ही वो जोन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, वो किसी को भी कमांड दे पाएगा, तो सबसे पहले वो ब्लैक शायद को फ्लिप फ्लॉप फोन की तरफ फोल्ड कर देगा कि अगर वो रास्ते से हट जाएगा तो टॉप स्पॉट क्लेम करने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ रायन यानी ब्लैक शायद एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारते जा रहा था, जिससे वो अपने रूइन अपने बफ को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके
सके, अपने पॉइंट्स को बढ़ा सके, अपने स्टैट्स को बढ़ा सके। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जहां पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है कि वो लेवल 16 पर पहुंच चुका है। लेकिन रायन बहुत ही परफेक्शनिस्ट टाइप का इंसान है, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। अब लेवल इंक्रीज होने की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई है। हालांकि वो हर घंटे 100 मॉन्स्टर्स को आसानी से मार रहा था, लेकिन उसका लेवल उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। लेकिन वो खुश था क्योंकि अब जो नॉर्मल छोटे छोटे मॉन्स्टर होते उन्हें मारना आसान हो रहा, तो उसके पास उसकी जो वेपन की पावर थी वो डबल हो चुकी है, प्लस उसके साथ साथ उसके स्टैट्स डबल हो चुके हैं। उसके पास रीपर क्लास भी आ चुकी है जो कि उसको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा देगी। अब रायन नोटिस करता है कि 3 घंटे हो चुके हैं और वो अपने वेपन को दोबारा से इन्वेंटरी में डालता है और सोचता है कि वापस चलते, लेकिन तभी उसके ऊपर एक गोल्डन लाइट आती है और उसकी वो मेहनत बचा देती है। वो वापस से वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर सारे प्लेयर्स होते हैं। अब इसके साथ साथ वो एक्ट्रेस और उसका बॉडीगार्ड भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि देखकर शॉक थे कि यहाँ पर हुआ क्या है। रायन भी वहां पर आकर देखता है कि ये जिसका नाम लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री है, ये गैंग मेंबर था, उनका लीडर था, तो ये हमेशा सेकंड प्लेस तो स्कोर कर ही लेता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रूटल था। लेकिन इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ऑफुल है, मतलब बर्दाश्त के बाहर है, और इसके साथ कभी ना कभी सही टाइम पर डील करना होगा। और जब रायन उसके बारे में सोच ही रहा था, वो उसी की तरफ चलते हुए आता और रायन बहुत ही कोल्डली उसे पूछता है कि आखिरकार तुझे क्या चाहिए। और उस गैंगस्टर की इतनी हिम्मत होती है कि वो वहां पर आकर कहता है कि ब्लैक शायद तुझे मेरे अंडर में काम करना चाहिए अगर तुझे जिंदा रहना है तो। और रायन वहां पर हंसने लग जाता है कि अच्छा, अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांग मुझसे, अगर तुझे सरवाइव करना है तो मैं तेरे नीचे काम करूंगा, औकात में रहना सीख। लेकिन मिस्टर डॉक्यूमेंट्री को समझ नहीं आता कि वो किस मुसीबत में, और वो अपना मुंह चलाता रहता है। लेकिन रायन यानी ब्लैक शायद उसका मुंह एक ही बार में खत्म कर देता है जब वो अपना शायद निकालता है और उसके आसपास रेड ऑरा था। और मिस्टर डॉक्यूमेंट्री उसकी तरफ देखता है और उसे 1 सेकंड के अंदर रियलाइज हो जाता है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। लेकिन रायन अभी भी अपनी बातों पर बिल्कुल अड़ा हुआ था और कहता है कि जवाब दो, अगर तुम्हें सरवाइव करना है सर झुकाकर बात किया करो। लेकिन वो गैंग लीडर भी कहता है कि मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाता, जबकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और उसके बाद रायन को पता था कि यहाँ पर खेलने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ज्यादातर आंखें उसकी तरफ आए, वो ज्यादा अटेंशन नहीं चाहता था। और उसके बाद वहां पर एंजल आ जाती है, जहां पर सबका ध्यान एंजल की तरफ जाता है और वो गैंग लीडर थोड़ी सी चैन की सांस लेता है, जबकि उसे ये पता था कि वो बाल बाल बचा है। अब उसके बाद एंजल वहां पर आती है और वो कहती है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इंसान कितने जिंदा है, कितने मर चुके हैं, क्योंकि उसके लिए सारे के सारे इंसान कीड़े थे। उसके बाद वो सबको बताते हैं कि अब वोट करने का टाइम आ चुका, और सारे के सारे प्लेयर्स के सामने एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा गया था, और वो एंजल भी बताती है कि जिस इंसान को तुम वोट करना चाहते हो उसकी तरफ 10 सेकंड के लिए देखना है और तुम्हें मन में उसके बारे में वोट करते हुए सोचना है, और कुछ नहीं। और तो और एंजल ये भी बताती है कि वोट करना जरूरी है, अगर तुम 5 मिनट के अंदर वोट नहीं करते हो तो तुम भी मारे जाओगे। अब लोग यहाँ वहां देखकर वोट करने लग जाते हैं और मिस्टर डॉक्यूमेंट्री सोचता है कि अरे ये तो मेरी तरफ ही देख रहे होंगे, लेकिन वो किसी और की तरफ देख रहे थे। और जैसे वो नोटिस करता है वो थ्रेट्स देने लग जाता है कि मुझे ही वोट करना, वरना अगले राउंड में तुम्हारी ऐसी कर दूंगा। ऑफिशियली वहां पर टाइम खत्म होता है और सारे प्लेयर्स ने वोट कर दिया था। उसके बाद वो एंजल वहां पर रिजल्ट्स दिखाती है, जहां पर मिस्टर डॉक्यूमेंट्री को मिले थे 2412 वोट्स, और ब्लैक शायद मतलब हमारे हीरो रायन को मिले थे 2077 वोट्स। मतलब वो बेयरली उससे जीत पाता है, जबकि उसने इतना कुछ किया था कि मुझे वोट करना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तब भी ब्लैक शायद उसके आसपास ही था। और मिस्टर डॉक्यूमेंट्री उन लोगों की तरफ देखने लग जाता है जिस पर उसे पूरा यकीन है कि इन्होंने तो मुझे वोट नहीं किया है। एंजल अनाउंस करती है कि अब मिस्टर डॉक्यूमेंट्री यहाँ का जोन रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है और वो 10 प्लेयर्स को कमांड दे सकता है। और वो एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ सोच रहा था कि अब वो ब्लैक शायद से बदला लेगा, लेकिन उसके सारे के सारे सपने टूट जाते हैं जब वो फाइन प्रिंट्स में जो रूल्स लिखे हुए हैं उसे पढ़ता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 10 बार ही इसे यूज कर सकता है, और 10 लोगों पर ही यूज कर सकता है। मतलब एक इंसान पर एक बार यूज कर सकता है, या फिर एक इंसान पर 10 बार यूज कर सकता है। एक बार में वो एक ही कमांड दे सकता है, और उसकी कमांड्स उस पर काम नहीं करेंगे जिसने एक प्रोफेशन अनलॉक कर लिया होगा, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने कर लिया है। और अब एंजल वहां पर एक और सरप्राइज बताती है कि यहाँ पर इस लेवल 2 पर एक हिडन
सब क्वेस्ट थी जहां से तुम अपना प्रोफेशन अनलॉक कर सकते थे, और ये तब से यहाँ पर प्रेजेंट था जब यहाँ पर ये वोटिंग राउंड शुरू हुआ था तब से। और सब लोग हैरान हो जाते कि ये कब था, ये हमें पता क्यों नहीं था। कोई इंसान कंप्लेन करने लग जाते कि अरे यार यहाँ पर मॉन्स्टर थे ही नहीं, वरना मैं भी लेवल 10 पर पहुंच जाता। लेकिन वो एंजल गुस्सा होकर उसे कहती कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो, तुम एक कीड़े हो, ये पूरा पूरा जंगल मॉन्स्टर से भरा हुआ था, अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो ये कर सकते थे। लेकिन फिर भी वो उनका दिल रखने के लिए कह देती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही ये कर पाए हैं। लेकिन फिर वो एक और चीज रिवील करती है कि तुम्हारे ग्रुप में से भी एक इंसान ने प्रोफेशन अनलॉक कर लिया है, और वो है नन अदर देन ब्लैक सायत, जो कि करंट जोन में और पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। उसने 39 मिनट्स और 42 सेकंड्स में लेवल 10 पर पहुंचकर एक प्रोफेशन अनलॉक कर लिया था, और उसे मिलता है रीपर प्रोफेशन, जहां पर सब लोग हैरान हो जाते हैं, उससे जेलस होते हैं, एनवीएस होकर उसकी तरफ देखते हैं, जहां पर रायन बस अपनी जेब में हाथ डालकर ऑरा फार्मिंग कर रहा था। और उसके बाद लोग बात करने लग जाते हैं कि रीपर क्लास आखिरकार क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जिस शायद का वो अभी यूज कर रहा था वो शायद इसी प्रोफेशन की वजह से आया, और मिस्टर डॉक्यूमेंट्री उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे न जाने क्या हो गया, उसका खजाना गुम हो गया हो, क्योंकि वो पहले ही कमांड के साथ ये सोच रहा था कि वो ब्लैक शायद को अपने रास्ते से हटा दे और उसके बाद वो हर एक कंपटीशन में नंबर 1 आएगा। अब एंजल यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि आखिरकार ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, कि रैंकिंग इस बात पर होती है कौन सा प्लेयर कितनी जल्दी सब क्वेस्ट को पूरा कर सकता है। और उसके बाद वो एंजल भी बहुत ज्यादा खुश होती है, प्राउड होती है, क्योंकि रायन ने एक तो पूरी दुनिया में टॉप किया था, प्लस उसके उस सेक्शन में भी टॉप किया था। और उसके बाद वो एंजल उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम तुम्हारे प्रोफेशन के साथ एग्जैक्टली मैच करता है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि इसकी कंडीशंस क्या होने वाली, इसका फायदा क्या होगा। लेकिन रायन वहां पर कहता है कि नहीं, ये बस एक कोइंसिडेंस था। और उसके बाद एंजल हंसते हुए कहती है क्या इसी को इंसान किस्मत कहते हैं, क्योंकि रायन को इस टाइम पर यह भी पता था कि एंजल्स के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसके प्रोफेशन को अनलॉक करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। और वो रायन को टीज करते हुए कहते हैं कि तुम कितने ज्यादा खुशकिस्मत हो कि अब जो कमांड राइट्स थे वो तुम पर काम नहीं करेंगे, मतलब यहाँ का जोन रिप्रेजेंटेटिव चाहे कुछ भी कहे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसा लग रहा था जैसे एंजल को भी वो मिस्टर डॉक्यूमेंट्री पसंद नहीं था और वो उसकी तरफ कुछ पॉइंट आउट कर रही थी, और वो ये बताते हैं कि तुम इसे बस और बस 10 बार यूज कर सकते हो, जिससे बाकी सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा बस 10 लोग कमांड कर पाएगा और कुछ नहीं। और ये सुनकर वो गैंग लीडर वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो दांत टाइट कर लेता है, दांत घिसने लग जाता है। और उसके बाद एंजल रायन को गिफ्ट देती है, क्योंकि उसने एक प्रोफेशन अनलॉक कर लिया था, उसके साथ साथ वो वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक कर रहा था। उसमें रायन को एक लो आर्मर टिकट मिलती है, उसके साथ साथ एक रिवॉर्ड बॉक्स होता है वो मिलता है। वो पहले आर्मर को चूज करता है, एक ऐसा आर्मर चूज करता है जहां पर अटैक और डिफेंस दोनों बैलेंस थे। उसके बाद वो रिवॉर्ड चेस्ट में जाता है, जहां पर उसे ऑप्शन मिलते हैं कि वो गोल्ड कॉइन ले सकता है या फिर एक्स्ट्रा बफ ले सकता है, जिससे अगर वो किसी को भी मारेगा तो उसके पॉइंट्स 3 गुना बढ़ जाएंगे। इसीलिए उसे पता था कि अगले राउंड में बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे, इसीलिए वो 3x बफ लेता है। इसके बाद जो रायन का बुली होता है, जिसे रायन ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, वो उठता और वो देखता है कि उसके हाथ पैर ठीक है, जो कि गेम में तो अलग हो गए थे। फिर उसे रियलाइज होता है कि गेम में चाहे जो कुछ भी हो, अगर वो सर्वाइव करता है तो रियल वर्ल्ड में वो सारी इंजरीज हील हो जाएंगी। और वो कसम खाता है कि वो कभी भी ब्लैक शायद के अगेंस्ट नहीं जाएगा। उसके बाद हमें वो दिखाया जाता है कि वो एक्ट्रेस और उसका बॉडीगार्ड भी उठते हैं। वहां पर वो एक्ट्रेस उसे थैंक यू कहती है, तुम्हारी वजह से मैं सर्वाइव कर पाई थी। और वो कहता है कि अरे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस और बस अपनी जॉब कर रहा था। उसके बाद वो एक्ट्रेस कहती है कि मैं ब्लैक शायद को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उसे रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, लेकिन वो कहता है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि उसे ट्रैक कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, प्लस उसने अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी थी, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे ढूंढे। और उसे कहता है कि अगले राउंड में उसे एक आइटम गिफ्ट कर देना ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो सोचती है कि हाँ, और इसी टाइम पर वो एलिवेटर में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने बॉस को रिपोर्ट देने के लिए जा रहा था कि वहां पर हुआ क्या था। वो उसे कॉल करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, क्योंकि उसके बॉस को डार्क नाइट का प्रोफेशन मिल गया था और वो वर्ल्ड में नंबर 2 रैंक पर था। अब बॉस उसे पूछता है कि तुम्हारी और उस एक्ट्रेस की प्रोग्रेस का क्या हुआ। और वो कहता है कि हमारी प्रोग्रेस थोड़ी सी कम हुई थी, क्योंकि किसी ने हम पर हमला कर दिया था। वो अपने बॉस को कहता है कि ये डार्क शायद के बारे में है और वो इस मैटर को रिपोर्ट करना चाहता है। और उसका बॉस कहता है कि ठीक है, इस होटल रूम में आ जाओ, यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ, अभी मैं जगा ही हुआ हूँ। और वहीं दूर से रायन उसे देख रहा था जब वो वहां से जा रहा था, क्योंकि रायन
पता लगाना चाहता है कि इसका बॉस कौन है। वो थोड़ी देर पहले अपने रूम में बैठकर उसे ट्रैक कर रहा था। जब वो डिस्टेंस बढ़ता हुआ देखता है उसे पता चल जाता है कि वो कहीं पर जा रहा है और अब वो उसका पीछा कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ होटल रूम में उसका बॉस होता है जो सोचता है कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या होगा। वो अपने प्रोफेशन के बारे में सोचता है कि वो कितने कमाल का है, लेकिन फिर वो सोचता है कि पहला जो काम है वो है रिपोर्ट कि ब्लैक सायत ने क्या किया। अगर उसने मेरे एम्प्लॉइज को हार्म किया होगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो बॉडीगार्ड वहां पर पहुंचता है जहां पर उसका बॉस था। वो उसे जाकर कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि आपके सपोर्ट की वजह से हम ये लेवल 2 सर्वाइव कर पाए। लेकिन उसका बॉस कहता है कि हम सेम प्लेइंग फील्ड में भी नहीं थे, लेकिन वो कहता है कि आपका सपोर्ट ही काफी होता है। अब वो बहुत ज्यादा फ्लैटर कर रहा था, बटरिंग कर रहा था और उसे कॉल आउट करता है। उसके बाद कहता है कि आओ बैठो। उसके बाद वो बॉडीगार्ड कांग्रेचुलेट करता है कि आपने वर्ल्ड में सेकंड रैंक हासिल किया है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके साथ साथ आपने एक प्रोफेशन भी अनलॉक कर लिया है। उसका बॉस कहता है कि ये बस किस्मत की बात थी, लेकिन बॉडीगार्ड कहता है कि किस्मत उस इंसान पर डिपेंड करती है जो मेहनत करता है। लेकिन उसका बॉस कहता है कि ठीक है, तारीफ बहुत हुई, मुझे ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम होगा जिसकी वजह से तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। और वो बॉडीगार्ड एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है, लेकिन उसके बाद वो पूछता है कि आपको प्रोफेशन आइटम कैसे मिला जिससे आप प्रोफेशन अनलॉक कर सकते हैं। और वो बताता है कि मुझे ये मॉन्स्टर को हंट करने के बाद मिला था, जबकि सच्चाई ये है कि उसे जो रून मिला था उसके बाद उसे ये पता चल गया था कि अगर वो लेवल 10 पर पहुंच जाता है तो एक प्रोफेशन को अनलॉक कर सकता है, डार्क नाइट प्रोफेशन को। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि आप अपने प्रोफेशन को बदल नहीं सकते, आपको रून मिलेगा और आपको डार्क नाइट ही बनना पड़ेगा। और जैसे ही उसे मौका मिला था सेकंड लेवल में वो मॉन्स्टर को ढूंढने गया और वो लेवल 10 पर पहुंचकर प्रोफेशन को अनलॉक कर लेता है। अब उसके बॉस को पता था कि वो बस लकी था जिसकी वजह से उसे प्रोफेशन मिल गया, लेकिन वो ये सारी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकता क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कभी भी साइड बदल सकता है। अब उसका बॉस उससे पूछता है कि तुम रिपोर्ट देने वाले थे, तुम्हें जिसने इंजर्ड किया था क्या वो ब्लैक सायत था? लेकिन वो जल्दी से क्लियर अप करता है कि नहीं, ब्लैक सायत ने तो हमारी हेल्प की थी, हम उसे फेवर ओ करते हैं। कुछ और ट्रबल मेकर्स थे जो कि सीधा उस एक्ट्रेस को हर्ट करने वाले थे और ब्लैक सायत ने बीच में आकर हम दोनों को बचाया था। और वो बताता है कि वो एक्ट्रेस सरवाइव कर जाती, लेकिन उसके लिए वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इतना ज्यादा होता कि उसका करियर खत्म हो जाता। और जब उसके बॉस को पता चलता है कि मैंने ऑलमोस्ट अपने सबसे लॉयल और बेस्ट एम्प्लॉय को खो दिया था, उसके साथ साथ मेरा बिजनेस भी जाने वाला था, तो वो थोड़ा सा टेंस हो जाता है। उसके बाद वो पूछता है कि जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया था उनका क्या हुआ, क्या ब्लैक सायत ने उन्हें खत्म कर दिया था? लेकिन वो बॉडीगार्ड बताता है कि नहीं, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जिंदा छोड़ दिया गया था क्योंकि ब्लैक सायत ने ये कहा था कि अगले राउंड में ये हमारे हेल्प करेंगे और जितने कम प्लेयर्स होंगे उतना हमें ही नुकसान होगा। हालांकि मैं कह रहा था, लेकिन ब्लैक सायत ने कहा कि ये दोबारा कभी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उसका बॉस ये भी एडमिट करता है कि ब्लैक सायत ने तुम्हें बचाया था और हम उसे एक फेवर ओ करते हैं। वो डिसाइड करता है कि हमें उसे कॉम्पनसेट करना चाहिए, कुछ पैसे या फिर कुछ गिफ्ट, जो कुछ भी हम भेज सके। लेकिन वो कहता है कि ब्लैक सायत ने वहीं पर कॉम्पनसेशन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बॉस को लगता है कि ब्लैक सायत बहुत ही केयरफुली इस चीज को मना कर रहा है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहता है, जो ये दिखाता है कि ब्लैक सायत कितना ज्यादा केयरफुल है। और उस बॉडीगार्ड को कहता है कि अगले राउंड में उसे बताना कि हमने उसे थैंक यू कहा, उसके साथ साथ उसे कुछ और गिफ्ट दे देना क्योंकि मैं किसी का एहसान रखना नहीं चाहता। उसके बाद वो बॉस वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो पूछता है कि उन लोगों का नाम बताओ जिन्होंने तुम पर हमला किया था। और वहीं बाहर रायन ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा था और वो सोचता है कि बॉडीगार्ड ने सीधा अपने बॉस तक पहुंचा दिया है। लेकिन उसके बाद वो वहां से थोड़ा सा दूर चला जाता है क्योंकि वो अपनी तरफ अटेंशन नहीं लाना चाहता। और जाते वक्त वो सोचता है कि यार, इसका बॉस जिस अपार्टमेंट को अपना घर कहता है वहीं पर ये अपने बॉडीगार्ड को ही बुला रहा है, दूसरे लोगों को बुला रहा है, ये बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है। उसके बाद वो एक टैक्सी को रोकता है और अंदर बैठते वक्त वो सोचता है कि वो उसके बॉस का ट्रस्ट जीत सकता है अगर वो बस ये कहे कि वो उसके मोस्ट लॉयल एम्प्लॉय और तो और जिस आर्टिस्ट को मैनेज करता है उसका नेबर है, सिर्फ और सिर्फ उसके भाई की वजह से, क्योंकि वो केक डिस्ट्रीब्यूट करने गया था और उसे पता चल गया कि वो कौन है। लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या उसे इस बॉडीगार्ड के बॉस को लेवल 20 पर बुलाना चाहिए, क्योंकि उसका रून या फिर उसकी जो क्लास है डार्क नाइट क्लास वो थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि कोई भी रून इस चीज के साथ नहीं आता है कि तुम्हें कोई प्रोफेशन मिलेगा। लेकिन इसकी एक बात ये भी है कि तुम अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते हो और डार्क मैना यूज करने के लिए उसे डार्क ऑरा या फिर इस सब को एक्यूमुलेट करना होगा डार्क एनर्जी के थ्रू। और डार्क एनर्जी आएगी बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से, जो कि इसके बॉस के साइकोपैथिक नेचर के साथ बहुत ज्यादा अलायंस करती है। लेकिन किसी साइकोपैथ को अपने ग्रुप में लेकर आना ये थोड़ी सी मुश्किल चीज हो सकती है। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो उसे कंसिडर करेगा
और बाद में डिसाइड करेगा कि वो ग्रुप में आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि एक और कैंडिडेट उसे पता है कि जो कि उसके ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक लड़की है। उसके तो कार में बैठकर अपने घर चला जाता है और सोचता है कि अगले दिन से मैं रिक्रूट करना शुरू करूंगा। वो हर किसी इंसान के क्लोज जा रहा है जिसे अपनी टीम में लाना चाहता है। इसके बाद हमें एक स्टोर दिखाया जाता है जहां पर शॉप ओनर बहुत ज्यादा टेंस था, क्योंकि जो लॉटरी कंपनी थी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिट्रैक्ट कर लिया है और अब वो इस स्टोर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। उसके बाद वहां पर उसकी बेटी आती है जो उससे पूछती है क्या हुआ है। उसके फादर उसे सारी बातें बताते हैं और उसकी बेटी कहती है कि मैं जल्दी ही ग्रेजुएट कर जाऊंगी, उसके बाद मैं एक जॉब ले लूंगी जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, तुम्हें यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ वो इस चीज की भी टेंशन ले रहे थे कि उसे अगला राउंड भी सर्वाइव करना पड़ेगा। हर महीने की शुरुआत में उसे अपने को बचाना होगा, जो कि पहले ही स्ट्रेसफुल है। लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। और उसके साथ साथ सेकंड राउंड में मुझे एक एबिलिटी मिली थी, बफ एबिलिटी, जिससे वो किसी की भी स्टैट्स को टेम्परेरीली इंक्रीज कर सकती है। और अपने फादर के ऊपर वही ग्रीन स्पेल यूज करते हैं जिससे उन्हें अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि प्लेयर्स के स्टैट्स बढ़ते और नॉर्मल लोगों के लिए उन्हें एक एनर्जी बूस्ट मिल जाता है। जो कहती कि मैं ये बहुत दिनों तक कर सकती हूँ और जब भी मैं यहाँ पर आऊंगी आपके लिए करती रहूंगी ताकि आप और ज्यादा हेल्दी और खुश रहें। और उसके बाद वहां पर रायन आता है, जिसे देखकर वो शॉपकीपर हैरान हो जाता है। और उसकी बेटी पूछती है कि क्या आप इसे जानते हैं, और वो कहती कि हाँ, ये वही इंसान है जिसने 100 टिकट्स पर सेम नंबर लिखा था और वो सारे के सारे विनिंग प्राइस थी। अब रायन वहां पर आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं वो लड़का हूं जिसने आपकी शॉप से 1 लाख वॉन की लॉटरी टिकट्स खरीदी थी। और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हो। और वहां पर रायन माफी मांगने लग जाता है कि मैंने न्यूज में सुना कि नोटो ने अपनी इन्वेस्टमेंट इस दुकान से ले ली और टिकट्स वापस बुला लिए मेरे यहाँ पर जीतने की वजह से। और उसके फादर कहते कि अरे नहीं, कोई बात नहीं, उनके यहाँ से रिट्रैक्ट करने से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वैसे भी एक कस्टमर की गलती नहीं होती है कि वो जीत गया है। लेकिन उसके बावजूद भी रायन वहां पर एक एनवलप निकालता है और उन्हें 10 मिलियन वॉन दे देता है माफी के तौर पर। वो मना करते हैं, लेकिन तब भी रायन वो एनवलप वहां पर उन्हें देकर चला जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन उसके फादर बहुत ज्यादा एम्बैरस फील करते हैं और कहते हैं कि मैं कितना बेशरम हूँगा अगर मैं इसे रख लूं। उसके बाद जूरी वहां पर, जो कि उनकी बेटी होती है, वो कहती है कि मैं ये एनवलप वापस करके आती हूँ। एनवलप लेती है और उसके पीछे जाती है। वो रायन का नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे जाती है और कैचअप कर लेती है। वो पूछता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। और वो कहती है कि हम दोनों सेम क्लास में हैं। और रायन कहता है कि मैं फेसेस याद रखने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। लेकिन असलियत में रायन को पता है कि वो कौन है। वो उसकी क्लासमेट है जो वो पहली बार मिले थे। उसके पास बफर क्लास जिससे वो दूसरों के स्टैट्स को बढ़ा सकती है। और जब वो दोनों मिले थे तो रायन ने तभी के तभी पहचान लिया था कि वो क्लासमेट्स हैं। और रायन ने जानबूझकर उनकी पहली मीटिंग को एक कोइंसिडेंस की तरह प्लान किया है ताकि जब आगे जाकर वो एक साथ मिलेंगे तो आसानी से उसकी टीम को ज्वाइन कर ले। जूरी से कहती है क्या हम कहीं पर बैठकर बात कर सकते हैं। और रायन कहता है हाँ, क्यों नहीं। वो एक पार्क में जाते हैं, वहां पर बैठते हैं और वहां पर जूरी अपने बैग से वो एनवलप निकालती है और रायन को कहती है कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रायन पहचान लेता है कि ये वही एनवलप है जो अभी शॉप ओनर को देकर आया था। और ये बात भी रायन को बहुत अच्छे से पता था कि जूरी कोई भी एहसान लेना पसंद नहीं करती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो। अब जूरी कहती है कि तुम इस पैसे को वापस ले लो, लेकिन रायन कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे मॉरल कंपास के हिसाब से मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो क्योंकि मेरी वजह से उनका नुकसान हुआ था और मैं इसे दोबारा से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जूरी कहती है कि अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे एक्सेप्ट करना भी अनकंफर्टेबल हो रहा है। अब रायन को यह पता था कि इसीलिए उसने इतना बड़ा अमाउंट दिया था और वो कहता है कि मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जूरी सोचती है इतना ज्यादा जिद्दी क्यों है। अब रायन वहां से उठकर जाने लगता है और उस टाइम पर जूरी उसके साथ नेगोशिएट करती है कि क्या होगा अगर हम 1 मिलियन रख ले और 9 मिलियन तुम्हें वापस दे दे तो। और रायन कहता है कि वैसे भी ये पैसे तो मैंने स्टोर ओनर को दिए थे, तो तुम वो फैसला कैसे ले सकती हो। और जूरी उसे बताती है कि वो स्टोर ओनर मेरे फादर हैं। और जूरी को ये थोड़ा अजीब लगता है कि लॉटरी विनर उसका एक क्लासमेट है, लेकिन वो उसका नाम नहीं जानता, उसे पहचानता नहीं है। और रायन कहता है कि तुमने पहली बार मुझसे बात की है और वैसे भी मैं चेहरे याद रखने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। उसके बाद जूरी खड़ी होती अपने आप को इंट्रोड्यूस करती और कहती कि मेरा नाम याद जरूर रखना। और रायन कहता है कि हाँ बिल्कुल याद रखूंगा। और अचानक से जूरी बहुत ज्यादा सैड हो जाते क्योंकि उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है अपने ही क्लासमेट को, जबकि वो ग्रेजुएट होने वाले और इतने सालों से एक साथ पढ़ रहे हैं। और रायन उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद भी टच में रहेंगे। और उसके बाद उसका फोन नंबर मांगता है, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा शाय हो जाती है। हालांकि उसने दोस्त के तौर पर नंबर मांगा था, लेकिन तब भी वो बहुत ज्यादा खुश थी। रायन सजेस्ट करता है कि हमें दोस्त बन जाना
जाना चाहिए। और उसके बाद बाय कहते हुए वहां से जाने लगता है और तब जूरी को रियलाइज होता है कि उसने एनवेलप तो दिया ही नहीं। उसका नाम चिल्लाने लग जाती है, लेकिन रायन कहता है कि बाद में मिलते हैं और वहां से चला जाता है। अब जूरी बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी क्योंकि उसे रायन पर पहले से ही क्रश था। एक बार उसने देखा था कि रायन बुली हो रहा था और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए पुलिस को कॉल कर दिया था। उसके बाद उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाती है, जहां पर वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर ऐसे काम कर रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो हमेशा से खुश रहता था, चीयर अप रहता था और किसी को पता नहीं चलने देता था कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ है। उस दिन से उसे पता चल गया था कि रायन कितना मेंटली स्ट्रांग इंसान है, लेकिन उसकी कभी हिम्मत ही नहीं की हुई कि वो उससे बात कर सके। उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, उससे बात करती थी, लेकिन अब किस्मत ने उन्हें मिलाया है और अब उसे शायद नहीं रहना है। वो डिसाइड करती है कि वो रायन को लंच पर बुलाएगी। उसके बाद अगले दिन जूरी रायन को मैसेज करती है और कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो हम लंच कर सकते हैं। और रायन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। रायन कहने की कोशिश करता है कि लंच मुझ पर है, मैं पे करूंगा, लेकिन जूरी कहती है कि नहीं। अब रायन का प्लान परफेक्टली वर्क कर रहा था क्योंकि जूरी कोई भी एहसान नहीं रखना चाहती, इसीलिए जब सही टाइम आएगा तो रायन की हेल्प जरूर करेगी और इस बार वो उसे लेवल 20 तक जिंदा रखेगा, क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ है कि वो लेवल 20 से पहले ही खत्म हो जाती थी। उसके बाद वो वहां से उठकर जाने लगता है, तैयार होता है और उसका भाई उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और वो कहता है कि मैं बाहर अपने दोस्त के साथ लंच करने के लिए जा रहा हूँ। उसका भाई पूछता है क्या ये दोस्त लड़की है और वो कहता है कि हाँ। रायन उसे कहता है कि तुम खुद कुछ खा लेना और उसका भाई थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये रिलेशनशिप में है। उसके बाद वो दोनों वहां पर बैठकर लंच कर रहे होते, जहां पर जूरी को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो अपने क्रश के साथ बैठकर खाना खा रही है और उससे पूछते कि तुम इतनी सारी लॉटरी कैसे जीत गए। और रायन वही क्लासिक जवाब देता है कि एक बूढ़ा इंसान मेरे सपनों में आता है और मुझे नंबर्स बता देता है। वो कंफ्यूज होती है लेकिन जाने देती है। उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारा फर्स्ट राउंड कैसा गया। तो रायन कहता है कि यार गॉब्लिन्स को पकड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारा मैप नंबर क्या है और रायन कहता है कि मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन लास्ट में 5 आता है। और वो कहती है कि मेरे मैप के नंबर में लास्ट में 7 आता है और वो उदास हो जाते हैं कि हम दूसरे वर्ल्ड में नहीं मिल पाएंगे। लेकिन रायन को पता था जब प्लेयर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे तो ये सारे के सारे मैप्स मर्ज होंगे, जहां पर सारे प्लेयर्स एक दूसरे से मिल पाएंगे। उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारा लेवल क्या है और रायन झूठ बोलते हुए कहते हैं कि मैं लेवल 10 पर हूँ। और वो कहती है तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। रायन कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक प्रोफेशन नहीं मिला। और वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा लकी थी, मुझे बफर का प्रोफेशन मिल गया है। और वो बताती है ये बिल्कुल एक गेम कैरेक्टर की तरह काम करता है कि वो किसी की भी स्टैट्स को टेम्परेली या फिर परमानेंटली भी इंक्रीज कर सकती है। और रायन को ऑब्वियसली ये पता था, लेकिन वो ऐसे एक्ट करता है कि वो ये सब कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और नया है। अब वो कहती है क्या मैं इसे तुम पर यूज करूं और रायन बहुत जल्दी हाँ कह देता, जो कि थोड़ा सा सस्पिशियस है हमारे लिए, और उसे ब्लेस करती है और उसमें उसके जितने भी स्टैट्स होते हैं वो आधे घंटे के लिए डबल हो जाते हैं। अब रायन ने इतनी जल्दी हाँ इसलिए बोल दिया था क्योंकि उसे एक मिस्टीरियस गोल्ड पाउच मिला था जिसमें से उसके पास गोल्ड कॉइन आ सकते हैं। वो उसके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि 2000 आएंगे, 3000 आएंगे या फिर सिर्फ एक गोल्ड कॉइन आएगा। इसीलिए अपने स्टैट्स को यानी लक स्टैट्स को भी डबल कर रहा था। अब रायन उसे थैंक यू बोलता है और जूरी वहां पर कहती है कि तुम जब चाहे तब मैं ये कर सकती हूँ। उसके बाद रायन पूछता है कि अच्छा हाँ तुम्हें कोई बात करनी थी, क्या बात करनी थी। और वो कहते हैं कि मेरे फादर ने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कहा है, जो भी तुमने पैसे दिए थे, और एक बार जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। और रायन कहता है कि तुम्हें रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले ही बहुत पैसे हैं। उससे पूछते हैं कि तुमने कितने पैसे कमाए और रायन कहता है कि मुझे जिंदगी और पैसे की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। तो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा देती हूँ जो तुम्हें वहीं गेम में मिलता है। उसे एक पर्पल क्रिस्टल देती है थैंक यू के तौर पर। उसके बाद वो खाना खा लेते हैं, वहां से जाने लगते एक दूसरे को बाय कहकर निकल जाते। उसके बाद रायन जाता है एक पार्क में जहां पर वो अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और जो क्रिस्टल अभी अभी जूरी ने उसे दिया था वो एक लो रैंक पर्पल मैना स्टोन था, जो कि दिखने में या फिर उसके स्टैट्स तो लो रैंक बताते लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रायन को भी एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि ये कहने को तो लो रैंक है लेकिन ये एक ए टियर आइटम है और प्लेयर्स को इसकी असली इंपॉर्टेंस तभी समझ में आएगी जब वो लेवल 20 तक पहुंच जाएंगे। इन क्रिस्टल को तुम अपने वेपन्स के साथ कंबाइन कर सकते हो जो कि अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग एबिलिटी देते हैं। कुछ अटैक में इंक्रीज करते हैं, कुछ डिफेंस में इंक्रीज करते हैं, कुछ एजिलिटी में, कुछ मैजिक में। ग्रीन स्पीड को इंक्रीज करता है, येलो लक को इंक्रीज करता है और पर्पल जो कि उसके हाथ में जो सबसे रेयरेस्ट है वो तुम्हारे सारे के सारे स्टैट्स को इंक्रीज कर देता है, वेपन के स्टैट्स को। फिर वो सोचता है कि यार मैं बस लकी था जिसकी वजह से मुझे एक क्रिस्टल मिल गया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अच्छा हाँ मेरे स्टैट्स डबल हो चुके हैं। तो अब उसके पास बस और बस 30 मिनट बचे हैं। इसके बाद वो एक बैग निकालता है
जिसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं। अब वो अपने रून ऑफ स्लॉटर को यूज करते हैं, जिससे वो एक भी अगर इंसेक्ट को मारता है तो उसके बाद उसके स्टैट्स 1 से इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए वो बार बार उस पर पैर मारता है, उसके स्टैट्स इंक्रीज होते रहते हैं और उसे ब्लेसिंग भी मिली हुई है, बफ भी मिला हुआ है, तो और ज्यादा डबल हो जाते हैं, जिससे उसका लक स्टैट्स 15 से 45 तक पहुंच जाता है। और उसके बाद वो रैंडम गोल्ड पाउच निकालता है, जिस पे उसने एक्सपेक्ट किया था उसे 3 से 6 हजार गोल्ड कॉइन मिलेंगे, लेकिन उसे मिलते हैं 10,000 गोल्ड कॉइन्स। वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी किसी भी पास्ट लाइफ में उसे इतने ज्यादा गोल्ड कॉइन्स नहीं मिले थे। और उसका टोटल नंबर पहुंच जाता है 16,000 तक, जो कि काफी था एक एपिक आइटम परचेज करने के लिए। लेकिन जो एपिक आइटम उसे परचेज करना है वो डेली लॉट में आता है, जहां पर हर रोज एक नया आइटम आता है और वो 2 हफ्ते बाद आएगा। इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट में जाता है, जहां पर उसका भाई ऐसे रील स्क्रॉल कर रहा था जैसे उसकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद उसका भाई कहता है कि तुम्हारी डेट कैसे रही, लेकिन वो कहता है कि चुप हो जाओ, वहां पर रोमांटिक कुछ नहीं चल रहा था, मैं सिर्फ अपनी दोस्त से मिलने गया था और कुछ नहीं। उसके बाद वो दोनों वहां पर बैठते हैं, वो कॉन्वर्सेशन को किसी और डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है और अपने भाई से पूछता है क्या तुमने कुछ खाया, और वो कहता है कि हाँ, एक बढ़िया कप नूडल्स। और रायन उसे कहता है कि तुम उसे छोड़कर कब आगे बढ़ोगे, और इससे उन्हें यादें आती हैं जब वो गरीब थे, जब तक कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। और उस टाइम पर रायन को याद आता है कि मुझे अपने कॉइन्स को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी टाइम पर या किसी भी दिन पर क्रैश करने वाले हैं, तो क्यों ना मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लूं और उन पैसों से ड्राइविंग परमिट ले लेना चाहिए। और वो सीधा जाता है अपने ड्राइविंग परमिट के लिए। वो अपने ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाता है, जहां पर उसे सारे सवाल दोबारा से भरने पड़ते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि ये हजारों बार कर चुका है। और वो जल्दी से उठकर वहां से जाने लगता है और इंस्ट्रक्टर को लगता है कि एक और रुकी था जो कि टेस्ट को बीच में छोड़कर जा रहा है। लेकिन जब वो उसकी स्क्रीन चेक करता है तो उसके ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर थे और सिर्फ 4 दिन में वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है। इसके बाद जो अपने भाई को ये दिखा रहा था, तब वो थोड़े से क्राइसिस में चला जाता है कि अगर मैं अपनी सारी जिंदगी काउंट करूं तो अभी तक मैं एक बुढ़ा हो जाता जिसके सफेद बाल है, सफेद दाढ़ी है। इसके बाद वो जाता है कार डीलरशिप पर, वहां पर वो लिमिटेड एडिशन सबसे महंगी लैम्बो बुक करता है और जो सेल्समैन होता है वो इतना एक्साइटेड होता है जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। अब रायन उससे पूछता है कि कितना टाइम लगेगा उस कार को आने में, और वो कहता है कि 2 हफ्ते। और रायन कहता है कि परफेक्ट, 2 हफ्ते बीत जाते हैं और अब फाइनली टाइम आता है जहां पर उसका वो बेट कॉइन क्रैश करने वाला था। और रायन वो सारे के सारे बेच देता है और उसकी वियर्ड सी स्माइल देखकर उसका भाई उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें दोबारा से कोई लॉटरी लगी है क्या? और वो कहता है कि मैंने 200 बिलियन कमा लिए हैं। और उसके भाई को याद आता है कि 1 महीने पहले उसने क्या कहा था कि मुझ पर यकीन रखो और काम हो जाएगा, और हो गया। वो 2 महीने पहले तक बिल्कुल कंगाल थे। अब उसका भाई उससे पूछता है क्या तुम इन पैसों को निकालने वाले, और वो कहता है कि हाँ। लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि वो कहता है कि एक और स्टॉक है, वहां पर मैं से सब कुछ डाल दूंगा। और उसका भाई उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई कंपनी पता है जिसमें तुम इन्वेस्ट करने वाले हो, और वो कहता है कि हाँ, वो एक कंपनी थी जिसमें एक अवेकनर है जो कि वो दूसरी दुनिया में जाता है और लेवल 4 के बाद वो कंपनी राइज अप करने लगेगी, तो अपने सारे के सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट कर देता है। और तो और इससे ये भी फायदा होगा कि फ्यूचर में जो शेयर होल्डर मीटिंग होगी वो उसे क्रैश कर पाएगा और सारे फैसले खुद ले पाएगा, जो कि आगे जाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ उसे पैसा तो मिलेगा ही, पावर भी मिलेगी और इन्फ्लुएंस भी मिलेगा। उसका भाई दूसरी तरफ बस प्रे कर रहा होता है हर भगवान के लिए कि भाई भगवान प्लीज प्लीज हमें दोबारा से कंगाल मत करना। इसके बाद मिडनाइट आती है और वहां पर वो आइटम आता है जो कि उसे चाहिए था, वो खरीद लेता है और उसके बाद उसके कुछ गोल्ड कॉइन्स बचते हैं। अब वो और चीजें खरीद सकता है या फिर आगे के लिए बचा सकता है। अब या तो वो अपनी स्टैट्स को बढ़ा सकता है या फिर कुछ बाय कर सकता है। और वो डिसाइड करता है कि लेवल 3 आने वाली है, वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे, तो अपने स्टैट्स को वहां पर बढ़ा लूंगा और अपने गोल्ड कॉइन्स को बचा कर रखता है। दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अगले महीने की 1 तारीख आती है जहां पर सारे के सारे लोग वहां पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब वहां पर जाने के बाद सब लोग एजिटेट हो जाते कि ये क्या है, गांव लग रहा है या फिर एक खंडर गांव लग रहा है, यहाँ पर कोई भी किसी की एग्जिस्टेंस नहीं है। वो परेशान हो जाते हैं, सोचते कि मिशन क्या होगा। बीच में बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है और उस टाइम पर वहां पर मिस्टर डॉक्यूमेंट्री आता है, जिसे देखकर लोग रूमर्स फैलाने लग जाते हैं कि ये शायद एक गैंग बॉस है या फिर इसने पिछली बार हमें फोर्सफुली ये कहा था कि मेरे लिए वोट करो, जबकि हम सब ब्लैक सायद को वोट करना चाहते हैं। वो सब की तरफ घूरने लग जाता है। एक सेंसिबल प्लेयर बाकी सबको कहता है कि ऐसा मत करो, ये अभी भी हमें कमांड देकर कुछ भी करने के लिए कह सकता है। लेकिन दूसरे प्लेयर्स कहते हैं कि अरे चिंता मत करो, बस 10 लोगों को ही तो कह सकता है, बाकी सब तो जिंदा रहेंगे। उन सब की तरफ घूरने लग जाता है और कहता है कि किसने रूमर्स फैलाए थे, और सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी इसकी कठपुतली नहीं बनना था। लेकिन तभी वहां पर साइलेंस ब्रेक होती है जब वहां पर रायन का बुली आता है और वो एक बहुत ही शॉकिंग इवेंट्स में उसे
बाउ डाउन करता है और कहता है कि मैं आपका साइड किक बनना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपकी गैंग का नाम क्या है और मैं रियल लाइफ में भी आपकी गैंग में शामिल होना चाहता था और ये मेरे लिए एक ऑनर होगा कि मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं। लेकिन क्या ये अब प्लान कर रहा है कि इसके साथ मिलकर ये रायन से बदला लेगा या फिर इसके हिसाब से ब्लैक सायद से बदला लेगा? और रायन ये सब कुछ देखकर खुश हो रहा था क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को दोबारा से रिपीट कर रही थी। और तभी वहां पर एंजल आती है और वो कहती है कि लास्ट टाइम जितने प्लेयर यहाँ से गए थे उससे कम प्लेयर्स आए हैं। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक तो किसी ने लड़ना शुरू भी नहीं किया। और एंजल कहते हैं कि हाँ, अभी तक कोई लड़ाई शुरू नहीं हुई, तब भी कंटेस्टेंट कम हो गए। और तब वो कहते कि अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो सब लोग आपस में रियल लाइफ में लड़ रहे हो। और अब समझ में आता है कि रायन ने इतनी सिक्योर्ड प्लेस क्यों ली थी, क्योंकि खतरा सिर्फ यहाँ पर नहीं है, असली दुनिया में भी है। फिर एक प्लेयर वहां पर चिल्लाता है कि नोटिफिकेशन में देखो कि यहाँ से आगे कितने प्लेयर्स जाएंगे, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ 25% प्लेयर्स आगे जाएंगे। और एंजल कहती है कि बिल्कुल फेयर है, हर राउंड में 50% प्लेयर्स आगे जाते हैं। अब लेवल 2 में कोई नहीं मरा था तो ये फेयर होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 25% प्लेयर्स ही आगे जाएंगे। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि नहीं ये फेयर नहीं है, लेकिन वो एंजल उन्हें घूरती है और उन्हें चुप करवा देती है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कीड़े हो तुम। अब वो बताते हैं कि थर्ड लेवल क्या होगा। यहाँ पर पूरे शहर के बीच में एक क्रिस्टल है और चारों तरफ से दरवाजे हैं जहां पर 5 वेव्स आएंगी, जहां पर हर डायरेक्शन से गॉब्लिन्स आएंगे, मॉन्स्टर्स आएंगे, इस पर अटैक करेंगे और इस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम सबको मिलकर इस क्रिस्टल को बचाना है, और अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा दर्दनाक होंगे। इवेंचुअली ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि तुम जिंदा रहते हो या नहीं रहते हो, आखिर में सर्वाइव करते हो या नहीं करते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे रैंक पर, और तुम्हारा रैंक डिपेंड करेगा तुम कितने मॉन्स्टर्स को मारते हो। और वो कहती है कि अब ऐसी बात नहीं है कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, मॉन्स्टर के स्टैट्स को आधा कर दिया जाएगा ताकि तुम्हें एक फाइटिंग चांस मिले, लेकिन तुम्हारे नंबर्स ज्यादा हैं इसलिए तुम्हारे भी स्टैट्स थोड़े बहुत कम कर दिए जाएंगे। और मिस्टर डॉक्यूमेंट्री इस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो जी भर के एक मार पाएगा, क्योंकि ये चीज वो रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकता तो वो यहाँ पर कर लेगा। और तो और उसके पास कमांड फीचर भी, जिससे वो 10 लोगों को कमांड कर सकता है। अब एंजल न जाने कैसे उसके मन की बात पढ़ लेती है और उसे कहती है कि अच्छा हमारे पास जोन रिप्रेजेंटेटिव भी है, और उसके लिए भी कुछ बताती है। अब वो बताती है कि अगर ऐसा होता है कि तुम मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते हो तो जो ये अथॉरिटी फीचर है ये वाइप आउट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई प्लेयर आकर तुम्हें मार देता है तो तुम्हारी जो अथॉरिटी है उसके पास चली जाएगी और वो 10 लोगों को कमांड कर पाएगा। और यहाँ से असली गेम शुरू होता है, जहां पर वो सोच रहा था कि मैं विनर बनूंगा, मैं सबको कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन वो 10 लोगों को कंट्रोल कर सकता है और सबको एक एक बार ही कमांड दे सकता है। और अब सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अगर इसे मार दिया तो उन्हें कमांड फीचर मिल जाएगा। एंजल कहती है कि ये राउंड शुरू होगा 10 मिनट में, और उसके बाद वहां से गायब हो जाते ताकि यहाँ पर केओस शुरू हो सके। और मिस्टर डॉक्यूमेंट्री कुछ नहीं कर पाता, बस वो हवा में देखकर गाली देने लग जाता है कि तू सबसे घटिया है। लेकिन वो रुकता है जब उसे ब्लेड्स की आवाज आती है। सब लोग तैयार थे उसे मारने के लिए, और वो भी अपना डैगर निकाल लेता है और कहता है कि आ जाओ जिसे आना है, मैं सबको खत्म कर दूंगा। अब धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं, लेकिन वो सब अपने कदम रोक लेते हैं जब ब्लैक सायत वहां पर आता है। वो धीरे धीरे चलते उसके पास आता है और किसी प्लेयर की हिम्मत नहीं होती कि उस पर अटैक करे। पहले तो मिस्टर डॉक्यूमेंट्री डर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन रायन उसके पास जाकर कहता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री पूरी कोशिश करता है ये दिखाने की वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, लेकिन रायन उसे कहता है कि मेरे पास एक ऑफर है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और ये सुनते ही सब लोग बात करने लग जाते हैं और कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता है। और तब मिस्टर डॉक्यूमेंट्री सोचता है क्या इसके नाम का इतना वजन है कि कोई भी मुझ पर हमला करने की नहीं सोच रहा है। और वो ऑलमोस्ट उसे एक्सेप्ट करने ही वाला था, क्योंकि उसे अपने सर्वाइवल चांस बहुत ज्यादा कम लग रहे थे। लेकिन वो अपने बचे हुए 2 ब्रेन सेल्स का यूज करता है और उससे पूछता है कि ट्रिक क्या है, तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। और रायन कहता है कि तुम्हें मेरी हर एक कमांड को मानना होगा, वो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रेजिलियंस के। मैं कहूंगा और तुम करोगे और कुछ नहीं। अब वो हैरान हो जाता है कि जोन रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, 10 लोगों को मैं कमांड कर सकता हूं, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, लेकिन ऐसा क्यों। वो डिग करने की कोशिश करता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन रायन वहां पर शांत खड़ा रहता है और कहता है कि मेरा ऑफर अगर मानना है तो बताओ, वरना भाड़ में जाओ। अब वो पहले तो ऑफर को रिजेक्ट करने की सोचता है, क्योंकि उसे ब्लैक सायद बहुत एरोगेंट लगता है, लेकिन फिर उसे पता था कि इसके पास हथियार है और वो इतना ताकतवर भी नहीं है। और रायन उसे कहता है कि जल्दी जवाब दो, फैसला लो, क्योंकि सारे लोग वेट करते हुए थक चुके हैं। और अपनी बड़ी सी ईगो के साथ वो मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और रायन खुश होता है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा। और इसी के साथ सारे प्लेयर्स तैयार होते हैं मिस्टर डॉक्यूमेंट्री को सबक सिखाने के लिए। अब रायन को पता था कि ये बिल्कुल ऐसा ही करेगा, इसकी बड़ी सी ईगो इसे अलाउ ही नहीं करेगी कि ये मेरी हेल्प ले।
लेकिन चीजों को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो क्लियरली अनाउंस करता है कि अब जब तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए है तो बाकी सारे प्लेयर्स जो चाहे वो कर सकते हैं, मैं बीच में नहीं आऊंगा, ताकि बाकी सारे प्लेयर्स के मन में 1% भी डाउट ना रहे कि ब्लैक शायद बीच में आ जाएगा। अब सारे लोग उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन उसे सिस्टम नोटिफिकेशन बचा लेती है क्योंकि वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि अब मॉन्स्टर्स आने वाले हैं और सब लोगों का ध्यान गेट्स की तरफ जाता है और उसे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। क्रिस्टल को बचाना है क्योंकि अगर उसे नहीं बचाएंगे तो हमें और सजा मिलेगी, अगर मॉन्स्टर को नहीं मारेंगे तो रैंक नहीं मिलेगा और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और तो और मुझे अपने आप को बाकी सारे प्लेयर से भी बचाना है, ब्लैक शायद मेरी हेल्प नहीं करेगा। जहां पर सारे प्लेयर्स लड़ने के लिए तैयार थे वो रायन को देखता है, यानी ब्लैक शायद को देखता है। वो एक सिक्योरिटी बिल्डिंग के पास जा रहा था, उसके पीछे पीछे जाता है और सोचता है कि वैसे भी एक टीम प्लेयर का काम नहीं है, अगर क्रिस्टल टूटेगा तो सबको नुकसान होगा, इसीलिए वो एक बिल्डिंग में भाग कर चला जाता है ताकि वो छुप सके। और उसके बाद वो देखता है कि जो गेट्स की ओपनिंग है वो बहुत छोटी है, लेकिन वहां से बहुत सारे मॉन्स्टर आ सकते हैं और वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि उन्हें एक साथ 10,000 गॉब्लिन से लड़ना होगा। और ऊपर से देखता है कि रायन वहां पर तबाही मचा रहा था, गॉब्लिन से सराउंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रायन बहुत ज्यादा पावरफुल था। फिर वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही ऊपर रहूंगा तो मैं कभी भी पॉइंट्स नहीं कमा पाऊंगा और फिर तो मेरा मरना पक्का ही है। इसीलिए वो दोबारा से वापस आता है और कुछ बीच में पॉइंट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करता है कि जहां पर लोग पहले से फाइट कर रहे हैं उन गॉब्लिन्स को जाके मार दूं, लेकिन एरो बिल्कुल उसके कान के साइड से जाता है और उसे हल्का सा खून भी आ जाता है। अब वो अपने आसपास देखने की कोशिश करता है और किसी भी गॉब्लिन के पास तो बोर एरो नहीं थे, मतलब ये किसी इंसान ने किया था। अब वो सोचता है कि मैं उसे खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, एक प्लेयर स्पीयर लेकर आता है और उसके पेट में गाड़ देता है। अब वो दूसरा प्लेयर जो कि यहाँ पर स्पीयर से अटैक कर रहा था वो खुश हो जाता है, लेकिन मिस्टर डॉक्यूमेंट्री इतना भी कमजोर नहीं है, वो अपने हाथ से उसे निकाल देता है और स्माइल करके फिर उसके अंदर गाड़ देता है। और जब वो बार बार उस पर अटैक कर रहा था तभी एक और एरो वहां से आता है और वो पीछे मुड़कर देख लेता है कौन उस पर अटैक कर रहा है और वो कहता है कि तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो जंप करता है और अपने स्पीयर से उस पर अटैक करता है। वो भी एरो से अटैक कर रहा था, लेकिन उसका स्पीयर सीधा उसके माथे में जाकर लगता है और वो एक ही बार में खत्म हो जाता है। अब मिस्टर डॉक्यूमेंट्री अपने घाव को पकड़कर आगे जा रहा था और वो सोचता है कि यार मैं बेवकूफ था, मैंने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि असली आदमी बिल्कुल भी कुत्ते की तरह से किसी के पीछे नहीं घूमते हैं। वो अपने आसपास देखने लग जाता है, उसे किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे वो अपने आप को बचा सके और मॉन्स्टर को मार सके और प्लेयर से अपने आप को बचा सके। तो वो देखता है थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ब्लैक बियर्ड और उसके चेहरे पर एक बहुत ही नेस्टी स्माइल आती है और वो उसके पास जाकर कहता है कि आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। और वहीं दूसरी तरफ रायन अभी भी पॉइंट्स को और गोल्ड कॉइन्स को फार्म करने में लगा हुआ, तो उसे पता चल जाता है कि उसे जितने गोल्ड कॉइन्स चाहिए वो फार्म कर चुका है। लेकिन तब भी वो सोचता है, उसके पास एक बिग ब्रेन मोमेंट आता है कि वो एक की बजाय दो चीजें खरीद सकता है और तो और वो रूइन ऑफ थॉट्स को और जल्दी खरीद सकता है। इसीलिए वो कंटिन्यू करता रहता है, अटैक करता रहता है ताकि उसे और पॉइंट्स मिले। अब गॉब्लिन्स उस पर चोरी छुपके से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई भी ओपनिंग नहीं छोड़ता है, उन्हें मार देता है। और बाकी सारे जो बचे हुए गॉब्लिन्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं कि इस पर अटैक करें या ना करें। और उसके बाद वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि पहली वेव खत्म होती है, जहां पर बचे हुए सारे गॉब्लिन्स गायब हो जाते हैं और इसमें 3100 के आसपास प्लेयर बचे थे और 900 से ज्यादा प्लेयर्स मारे जा चुके थे। और रायन सोचता है कि ये वीकेंड गॉब्लिन्स में कितने ज्यादा खतरनाक होते, जिनकी वजह से कम 1000 प्लेयर्स मारे गए हैं। वो अपने आसपास सर्वाइवर्स को देखता और वो देखता है कि मिस्टर डॉक्यूमेंट्री अभी भी जिंदा है। ये देखकर वो सरप्राइज था, लेकिन अगले राउंड में वो इतना ज्यादा लकी नहीं होगा। और इस टाइम पर मिस्टर डॉक्यूमेंट्री बहुत ज्यादा परेशान था कि वो गॉब्लिन्स लड़ने की बजाय मुझ पर अटैक कर रहे हैं। एक और उस पर आकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड और जो रायन का पुराना बुली था वो दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। और मिस्टर डॉक्यूमेंट्री इस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश था कि इन दोनों की वजह से, इन दोनों बेवकूफों की वजह से मैं जिंदा बच गया। और तो वो खुश इस बात से भी था कि एक पर तो मुझे अपने स्टैट्स को यूज करना भी नहीं पड़ा। और जो रायन का पुराना बुली था वो बहुत ज्यादा चिंता में हो जाता है कि सीनियर आपको चोट लगी हुई है, आपको कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब वो अपने वूंड को पकड़कर रोकने की कोशिश करता है कि यहाँ से खून ना निकले, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मजबूर करता है कि सरवाइव करना ही पड़ेगा, तुझे सरवाइव करना पड़ेगा ताकि बाद में जिन लोगों ने भी मुझ पर हमला किया था मैं उन्हें सबक सिखा सकूं। और उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि अब नेक्स्ट वेव में यहाँ पर सिर्फ गॉब्लिन्स नहीं आएंगे, हॉब गॉब्लिन्स भी आएंगे जो कि एक लेवल ऊपर होते हैं। और आगे बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, धोखे होंगे, नए चैलेंजेस होंगे, नई पावर्स मिलेंगी। अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना और इसको हाइप भी कर दें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच जाए।